डियर स्टूडेंट्स, गेटवे में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के यूनिट 1 के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम कवर करेंगे यूनिट 1 के वीडियो लेक्चर्स, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और लेक्चर्स में ही हम कवर करेंगे AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यानी एक ही वीडियो में या एक ही क्रैश कोर्स में आपको यूनिट 1 का एंटायर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आपको कहा था ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। 6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस में पूरी यूनिट को कवर किया गया है। देन ये सिलेबस है यूनिट 1 का। जैसा कि आप जानते हैं यूनिट 1 में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। देन केमिस्ट्री ऑफ एडवांस्ड मटेरियल्स में आप पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरीन्स, नैनो मटेरियल्स, और लास्ट में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है ग्रीन केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है और मैग्नेटिक बिहेवियर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का है वो किस तरीके से निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर जो है उसको कैसे डिफाइन किया गया है। दिस इज 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इसकी डेफिनेशन है और यहाँ आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB minus NA. NB मतलब number of electrons in bonding molecular orbital and NA is number of electrons in anti-bonding molecular orbitals. अब आप देखिए जो भी मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर। उनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो कैसा होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक। जबकि अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है डायमैग्नेटिक। साथ ही बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्टेबिलिटी के, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के और साथ ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। अब यहाँ देखिए ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उसका जो ऑर्डर है वो हम कैसे फॉलो करेंगे, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स तक, चाहे वो होमो एटॉमिक है चाहे वो हेट्रोडाई एटॉमिक है। तो उसमें हम जो फॉलो करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स तक वो फॉलो करेंगे ये वाला ऑर्डर। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। इसी ऑर्डर में हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। अब हम अगर बात करें ऑक्सीजन और उससे ऊपर के मॉलिक्यूल्स की, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 15 या 15 से ज्यादा है तो हम जो डायग्राम फॉलो करते हैं या जो कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं वो है ये। आप देख सकते हैं इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट यहाँ के। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सिग्मा 2pz जो है ये पाई 2px और पाई 2py के बाद में आ रहा है, जबकि यहाँ सिग्मा 2pz पहले आता है एंड उसके बाद में हम पाई 2px पाई 2py बनाते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। इसके अलावा डायग्राम्स में या कॉन्फ़िगरेशन में और कोई डिफरेंस आप नहीं देखेंगे। इसी के साथ में एक चीज और जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर हम आयंस की डायग्राम बना रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं O2+2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस केस में हम जो डायग्राम बनाएंगे वो पेरेंट मॉलिक्यूल के डायग्राम का ही बनाते हैं, यानी कि O2 का डायग्राम ही बनेगा O2+2 के लिए, ठीक है, भले ही उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको याद रखना है कि अगर हम आयनिक मॉलिक्यूल्स का डायग्राम बना रहे हैं तो हम डायग्राम उसके पेरेंट का ही बनाएंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो कि AKTU में आया हुआ है, विच हैव लोअर एनर्जी, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, एक्सप्लेन विद रीजन। ये 22-23 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था तो इसमें हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप देख चुके हैं पहले, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो इसमें हाइड्रोजन में जो है आप देखिए कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ लिख के दिखा रखी है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये 0 होगा यहाँ पे। हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी सिग्मा 1s2, क्योंकि एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग खाली रहेगा। तो यहाँ पे आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा या नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा 0, ठीक है।
और डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, यानी हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 1 है। अब देखिए नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें वही कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है जो अभी हमने पहले दिखाई थी, और उसमें हमने ये इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं 2 4 6 8 10 12 और 14, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करके दिखाए हैं। नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N2 में। अब हम अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हैं 2 4 6 8 10, जो भी एस्ट्रिक के बिना है, स्टार के बिना है, वो सब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो स्टार वाले ऑर्बिटल्स हैं वो हैं नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गए 10, एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, एक ये है और एक ये है, यानी 2 और 2 4, तो 10 में से 4 गया डिवाइडेड बाय 2, ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 3। अब आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर और एनर्जी में क्या रिलेशन है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी। ठीक है, तो इसी ऑर्डर के इसी रिलेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसकी हायर एनर्जी होगी नाइट्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्पेशीज आउट ऑफ हाइड्रोजन H2+2 एंड H2-2 आर पैरामैग्नेटिक एंड वाई। अगेन ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 21-22 में पूछा गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबका हमने पहले मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाला है। तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन देखिए H2 का, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा σ1s2 एंड σ*1s0। इसमें जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है एक ही ऑर्बिटल में, यानी कि पेयर्ड है। ठीक है, पेयर्ड है, इसकी वजह से क्या है, ये डायमैग्नेटिक है। H2+2 में देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं और 2 प्लस चार्ज है, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल हमारा बनेगा ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। ठीक है, तो इसका पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक का कोई सेंस नहीं बनता। अब आ जाइए H2-2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए हैं, तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, σ*1s2 में। तो ये देखिए ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब 2 और 2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं। ठीक है, हालांकि ये मॉलिक्यूल भी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, हमारा डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 ड्यू टू 0 बॉन्ड ऑर्डर it will not exist, it will not exist। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन में हमें डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ या डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। पहला है O2, O2+, O2-, दूसरा है NO, NO- एंड NO+। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तीनों का, और बॉन्ड ऑर्डर से हमारी स्टेबिलिटी भी लिंक्ड है और हमारी बॉन्ड लेंथ भी लिंक्ड है। ठीक है, तो हम इनको अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ भी या डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी भी, राइट। तो अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो ऑक्सीजन का है वो कितना होगा, हाफ Nb - Na। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन में होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। एंटी बॉन्डिंग 6 होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। O2-, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा, सबसे ऊपर कौन से होते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वही है ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वहीं पे एक ऐड होगा, यानी कि ये हमारे हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। 10 में से 7 गया और डिवाइड कर दिया 2 से, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा 1.5। इसी तरीके से O2+ में भी आप देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहाँ से जाएगा 6 में से 1 चला जाएगा 5, तो ये हो गया 10 - 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारा 2.5। अब तीनों का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास है, हमें जो मॉलिक्यूल अरेंज करने हैं वो अरेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। अब आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, O2+, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। उसके बाद में कौन सा होगा, O2, और उसके बाद में होगा O2-। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो ये ऑर्डर एकदम रिवर्स हो जाएगा, यानी O2- का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, देन O2, देन O2+।
आपको एग्जाम के अंदर में ये रिलेशन लिख के जरूर बताना है। अगर आप सीधे सीधे ये ऑर्डर लिख देंगे तो वो आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, हम बताएंगे क्योंकि ऐसा है, इसलिए ये ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें NO, NO प्लस और NO माइनस को अरेंज करना है, अगेन अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी या अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे भी वही हम फॉलो करेंगे। NO में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो है 15, 7 नाइट्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz 2, पाई 2px 2, पाई 2py 2 एंड पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया है, ये हो गया 0। अब आप देख सकते हैं हमने जो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से हमने ऑक्सीजन वाला डायग्राम या मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन फॉलो किया है। यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके कौन से होंगे, जिनमें एस्ट्रिक नहीं लगा, यानी कि ये 2, 4, 6, 8, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिए 2, 4 और 5 हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारा आ जाएगा हाफ इंटू 5, ये आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ये NO का है। अब हम बात करते हैं NO प्लस। अब देखिए प्लस है ये, यानी कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल गया, एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे, तो ये रह गए हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन। और बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा, 10-4 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3। NO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बिल्कुल नाइट्रोजन के जितना होगा 3। NO माइनस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, यहाँ, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन हो गई अब हमारी ये। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वही 10 ही रहेंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए हमारे, बढ़ गया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 6 और बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारा 2। अब देखिए NO का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, NO प्लस का है 3 और NO माइनस का है 2। अगेन सेम रिलेशन हम फॉलो करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो NO प्लस है, उसके बाद NO एंड देन कम्स NO माइनस। ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा इन केस ऑफ बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे। क्वेश्चन है ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, NO, CO, कैलकुलेट their bond orders and also comment on their magnetic behavior, giving reasons for their magnetic behavior। ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत पूछे जाते हैं और ये आपके कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं जिनके डायग्राम्स हमेशा बनाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस कितने बार पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें से कोई ना कोई आता ही है। ठीक है, तो डायग्राम्स आप सीख चुके हैं बनाने, पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने डायग्राम बना रखा है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है, ये जो px और py है, पाई 2px एंड पाई 2py, ये हमारे नीचे आएंगे और सिग्मा 2pz जो है ये यहाँ पे ऊपर जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन द डायग्राम। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन से कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे हमने एक नाइट्रोजन हमने इधर लिया, एक नाइट्रोजन इधर लिया, बीच में N2 लिया है, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और बीच में ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। इस नाइट्रोजन में आप देख सकते हैं 2, 4, 5, 6, 7, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने यहाँ फिल करे। सेम इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ फिल करे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके 14 हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स अब आप यहाँ फिल करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस तरीके से हम ये डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले देख ली है किस तरीके से लिखते हैं, उसी ऑर्डर में हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 1s इनके कॉम्बिनेशन से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। 2s 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 इधर 3 इधर, यानी 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से ये समझ भी चुके हैं और डायग्राम्स भी बनाने आपको आते हैं। तो जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम हमेशा डायग्राम्स बना के दिखाएंगे। अब इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। कॉन्फ़िगरेशन भी हमने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। ठीक है, नाइट्रोजन का देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। ये बॉन्डिंग है, नीचे वाले सब बॉन्डिंग है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग कौन से होंगे, जिन पे स्टार लगा है, ये
और ये ऊपर के ये सब खाली हैं, ये भी एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर आपका 3। ये मॉलिक्यूल कैसा है, डायमैग्नेटिक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे हैं, पेयर्ड है। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, दिस इज डायमैग्नेटिक। रीजन भी देना है तो हमने लिखा है क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पेयर्ड है, इसी वजह से ये डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने डायग्राम देखा है ऑक्सीजन का। तो जैसा हमने पहले देखा था कि इसमें सिर्फ क्या फर्क आएगा, इसमें डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हैं सिग्मा 2px जो है, ठीक है, सिग्मा 2px नीचे बनेगा और पाई 2px पाई 2py ऊपर बनेगा, राइट। ये होगा पाई 2py पाई 2pz और ये है हमारा पाई 2px। देखिए यहाँ पे x y z आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नीचे z ही लिखेंगे ऊपर x y ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आप तीनों में से कुछ भी ये ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक नीचे बनाना है, इसमें दो ऊपर बनाने हैं। और हम जनरली जो हम पढ़ चुके हैं वो z पढ़ा है, यहाँ पे x पढ़ा है और यहाँ पे y पढ़ा है, तो इसको हम इसी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये है पाई 2px पाई 2py और ये है हमारा सिग्मा 2pz, ठीक है। ये हो गए हमारे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं सब फिल्ड हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, और यहाँ पे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं 4, ठीक है। 8 क्यों लिए हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8 10 है, ठीक है। हम वहां 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम वहां 8 लिख रहे हैं इसका मतलब हमने नीचे 1s को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं जब हम काउंट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम क्या लिख सकते हैं, 8 की जगह 10 लिख लेंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग होंगे वो कितने होंगे, 2 4 5 6, तो 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हम 4 भी लिख सकते हैं, 2 ये और 2 ये। तो यहाँ पे 8 - 4 भी हम लिख सकते हैं, 10 - 6 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। और ये कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में। क्यों है ये पैरामैग्नेटिक, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है NO का, है ना, और कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर्स ऑफ NO, NO+, NO-, इनके मैग्नेटिक बिहेवियर्स हमें बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम NO का डायग्राम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ हमने नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए हैं, दूसरी तरफ हमने ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो डायग्राम हम कौन सा बनाएंगे, डायग्राम हम बनाएंगे ऑक्सीजन वाला, ठीक है। ऑक्सीजन वाले में क्या होता था, ये नीचे होता था और ये दोनों ऊपर होते थे, ठीक है। ऊपर वाले में यानी एंटी बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो आप देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन जब हम बीच में भरेंगे तो कैसे करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 और एक ये 15, ये इसका NO का डायग्राम है। इसमें एक चीज और जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे वो इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा हम नीचे बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है। जहाँ पे भी डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम थोड़ा सा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स नीचे बनाएंगे, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने 15 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अब हम बॉन्ड, ये देख सकते हैं आपका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz, इसको सिग्मा 2pz 2 पाई 2px2 पाई 2py2, और यहाँ पे हम आ जाएंगे सिग्मा स्टार 2px1 एंड सिग्मा स्टार 2py0। तो इसको हम x कर लेते हैं और इसको हम
y कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम z कर लेते हैं। दिस इज द डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दिखा दिया है। इससे हमने बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर लिया, हाफ 10 - 5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2.5। मैग्नेटिक बिहेवियर इसका देखिए कैसा होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये मॉलिक्यूल भी हमारा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा बिहेवियर में। अब देखिए NO- NO+ और NO का हमें बताना था मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो NO का तो हम बता चुके हैं। NO+ में देखिए, NO+ में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, कम कहाँ से होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग बच गए 4, बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका 3, यानी नाइट्रोजन वाला बन गया। कैसा है ये, डायमैग्नेटिक है बिहेवियर में, क्यों, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स इसमें पेयर्ड है। NO- में देखिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा NO की कंपैरिजन में, दो बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आया, बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया 2। कितना हो गया, ये ऑक्सीजन वाला हो गया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन के जैसा ही इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल के पास में है। तो जब इस तरीके से आता है कंपैरिजन, तो आप एक डायग्राम बना दीजिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एक डायग्राम हमने NO का बनाया है और उसको कंप्लीटली डायग्राम फिल करके दिखाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाई है और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया है। फिर उसके जो आयनिक स्पेशीज हैं, आप उनमें डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 7 नंबर में इतना ठीक है, काफी है। अब देखिए नेक्स्ट जो डायग्राम है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम अगर आपको याद है तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शन इसमें सिर्फ क्या है कि जो हमारा एंटी बॉन्डिंग होगा 2s वाला, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग जो होगा 2s का, वो कहाँ जाता है, वो यहां ना बन के कहाँ जाता है, वो 2p के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में बनता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल डायग्राम है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने कार्बन लिया है, इधर हमने ऑक्सीजन लिया है। कार्बन में आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1s 2s 2p। कार्बन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 4 और एक एक यहाँ पे डाल दिया हमने, ये हो गए 6। ये ध्यान रखिएगा, इनमें जो सेम एनर्जी लेवल के होते हैं, इनमें पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, जब ये सिंगल सिंगल सबको मिल जाता है तब हम पेयरिंग इनकी शुरू करते हैं। इधर ऑक्सीजन देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 1s 2s और ये 2p, 2 4 5 6 7 और फिर ये 8। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे, और हमेशा जब नीचे एनर्जी का ऑर्बिटल भर जाएगा तब हम ऊपर मूव करेंगे। यही रूल्स हम इनको भरने में भी लगाते हैं, ठीक है। तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s जैसे बनाते हैं वैसे ही है। इधर 2s जो बनाएगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग हमने कहाँ बनाया है, एंटी बॉन्डिंग हमने 2p ऑर्बिटल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके करीब करीब सामने बनाया है, सिमेट्री में, है ना। यहाँ पे 2p में देखिए टोटल जो ऑर्बिटल्स हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स 6 हैं, तो इनसे 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बनेंगे बॉन्डिंग और 3 बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो बस इतना ध्यान रखना है कि 2s का जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो कहाँ जा रहा है, इनके बीच में जा रहा है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 14। हम यहाँ से भरना शुरू करेंगे, 2 4 6 8 10 12 और ये 14। जो ऑर्डर हमने बनाया है उसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, इसका 10 बॉन्डिंग है, 4 एंटी बॉन्डिंग है, यानी कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। 14 इलेक्ट्रॉन्स देखते के साथ ही आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जैसा है, उसके भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक बिहेवियर भी नाइट्रोजन के जैसा ही होगा। वो कैसा होता था, डायमैग्नेटिक, तो ये मॉलिक्यूल भी हमारा कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स इसके फिल्ड हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सभी पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, गिव देयर प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन नीमैटिक एंड स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स, गिव देयर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेमेस्टर में ये पूछा जाता है। आप देख भी सकते हैं 18 19 से लेके 22 23, इवन 23 24 में भी ये क्वेश्चन आया था। 23 24 भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं, 20 23 24, ये यहाँ भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसमें हम देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन लिक्विड क्रिस्टल की। क्या होती है? ये एक यूनिक स्टेट है मैटर की जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लिक्विड और सॉलिड के बीच की होती हैं। ठीक है, ये लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट को हम और क्या बोलते हैं? मीजोमॉर्फिक स्टेट भी बोलते हैं, जहां पे कि मीजो का मतलब होता है इंटरमीडिएट, यानी बीच में। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच की ये कुछ स्टेट होती है जिसकी प्रॉपर्टीज भी उन दोनों के बीच में ही लाई करती है। लिक्विड क्रिस्टल्स को हम और क्या बोलते हैं? मीजोफेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखिए लिक्विड क्रिस्टल्स की क्या है। इन सभी मॉलिक्यूल्स की शेप जो है या तो रॉड के जैसी होगी या तो डिस्क के जैसी होगी। ठीक है, रॉड के जैसी होगी या फिर जैसे ये रॉड के शेप में है, रॉड की शेप में होगी, या जैसे सिक्का होता है ना, उसके जैसा होगा, डिस्क लाइक। मॉलिक्यूल जो है वो सभी के सभी कैसे होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। सभी मॉलिक्यूल्स के पास में रिजिडिटी भी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो सेंट्रल पार्ट जो है, सेंट्रल रीजन जो है वो कैसा होता है? वो रिजिड होता है, जबकि एंड्स जो है वो कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही केस में आएगा, चाहे वो रॉड शेप्ड है चाहे वो डिस्क शेप्ड है। सेंट्रल पार्ट जो है वो रिजिड होगा और कॉर्नर वाला हिस्सा जो होगा वो कैसा होगा? फ्लेक्सिबल होगा। मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है। सभी लिक्विड क्रिस्टल्स जो है वो एक दूसरे से पैरेलली अलाइन करते हैं, यानी एक दूसरे से पैरेलल रहना पसंद करते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। देखिए, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, पाई पाई इंटरैक्शन इनके बीच में देखा गया है। लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका सेंट्रल रिजिड पार्ट जो है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मीजोजेन। ठीक है, और ये जनरली कैसा होता है? ये जो सेंट्रल पार्ट है, रिजिड पार्ट है, ये जनरली आप देखेंगे एरोमेटिक है। ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग्स होती हैं, तो सेंट्रल पार्ट में आपको एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, जबकि जो कॉर्नर्स हैं, जो फ्लेक्सिबल एंड्स हैं, वो क्या होती हैं? वो लंबी लंबी एलिफेटिक चेन्स होती हैं। ठीक है, जनरली ऐसा देखा गया है। नेक्स्ट देखिए, हम क्लासिफिकेशन देखेंगे अब लिक्विड क्रिस्टल्स का। लिक्विड क्रिस्टल बेसिकली शुरुआत में हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स एंड लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स आप देख सकते हैं कैसे होते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स बनेंगे ये कब बनते हैं? जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। जैसे सॉलिड है, सॉलिड को आप हीट करेंगे तो वो कैसे जाता है? आप सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, हीट करके बनाते हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक ऐसी स्टेट आती है जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ना तो पूरी सॉलिड की है ना ही पूरी लिक्विड की है, इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज वो शो करता है। उस स्टेट को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट। और ये कैसे बनी है? टेम्परेचर चेंज करने की वजह से। इसी तरीके से लिक्विड है, लिक्विड को आप ठंडा करेंगे तो उसको फ्रीज करेंगे तो वो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। ठीक है, लेकिन सॉलिड बनने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है जिसका हेजी अपीयरेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स। अगेन टेम्परेचर चेंज की वजह से बना है। ठीक है, तो ये जो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये कैसे होते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से बनते हैं। लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉल्वेंट डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये इनमें सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है आप कितने सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि साबुन जो है उसमें आप पानी ऐड करते हैं तब वो काम करना शुरू करता है। डिटर्जेंट है उसमें पानी ऐड करते हैं, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, ये सब हमारे लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं जो सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। हालांकि इनकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे भी थोड़ी बहुत होती है। थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स को आगे क्लासिफाई किया गया है इनटू कैलोमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स एंड डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। अब देखिए नाम से पता चल रहा है डिस्कोटिक मतलब जिनकी शेप डिस्क जैसी होगी, और ये कैलोमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स कौन से होते हैं? जिनकी शेप रॉड के जैसी होती है। ये फिर आगे क्लासिफाई किए गए हैं, कैलोमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं ये आगे क्लासिफाई किए गए हैं इनटू स्मेक्टिक, नीमैटिक, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये आगे आप देख सकते हैं कैलोमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स जिनकी शेप रॉड के जैसी होती है, इनको आगे 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, और वो है स्मेक्टिक, नीमैटिक एंड कोलेस्ट्रिक। ठीक है, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स, नीमैटिक और कोलेस्ट्रिक। कोलेस्ट्रिक भी ये रॉड शेप्ड होते हैं और इनमें कायरल सेंटर होता है। अब एक एक करके सबको
डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, जैसा कि हमने देखा था ये कैसे बनते हैं, टेम्परेचर के चेंज की वजह से बनते हैं। ये लिक्विड क्रिस्टल जो है ये एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज होती है जिसमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसको जब हीट किया जा रहा है तो एक टेम्परेचर आया जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, जहाँ पे ये मेल्ट होना शुरू हो गया। यहां से लेके आगे जब हम मूव करते गए यानी टेम्परेचर बढ़ाते चले गए तो एक टेम्परेचर ऐसा आया जिसको हम कह रहे हैं क्लियरिंग टेम्परेचर। यानी कि ये जो रेंज है, इस रेंज में हमारा जो मॉलिक्यूल्स थे वो कैसे थे, ना तो परफेक्टली सॉलिड थे ना तो परफेक्टली लिक्विड थे, कुछ क्लाउडी अपीयरेंस वाला हमारा सेमी सॉलिड सब्सटेंस था यहाँ पे। इसको हम कह रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल। और क्लियरिंग टेम्परेचर के बाद में जो बना वो क्या है, वो हमारा परफेक्ट लिक्विड है। तो ये आप देख सकते हैं एक टेम्परेचर रेंज है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियर टेम्परेचर के बीच में ये एग्जिस्ट करते हैं। थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू कैलेमैटिक एंड डिस्कॉटिक। तो कैलेमैटिक कैसे होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, इलोंगेटेड यानी लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं। डिस्कॉटिक लिक्विड क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, डिस्क शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैलेमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं इलोंगेटेड हैं, रॉड शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैं, उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू नीमैटिक, स्मेक्टिक एंड कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। अब आप देखिए यहाँ पे नीमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। नीमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, जो वर्ड नीमैटिक है ये कहाँ से डिराइव किया गया है, ये ग्रीक वर्ड है नीमा, वहां से ये लिया गया है। नीमा का क्या मतलब होता है, थ्रेड। नीमा का मतलब होता है धागा, पतला। तो ये जो है इनकी प्रॉपर्टीज अब देखिए, इनके पास कोई पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता लेकिन इनके पास ओरिएंटेशनल ऑर्डर होता है। अब ये पोजिशनल ऑर्डर और ओरिएंटेशनल ऑर्डर क्या चीज है इसको देख लेते हैं। पोजिशनल ऑर्डर का मतलब होता है जबकि एक पोजीशन फिक्स है, ठीक है, और चाहे वो कैसे भी हो सकती है ना। लेकिन ओरिएंटेशनल ऑर्डर का मतलब क्या है, जबकि उनकी डायरेक्शन भी फिक्स है। जैसे आप सब लोग क्लास में बैठते हैं तो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठते हैं, ठीक है, यानी कि सबकी जो डायरेक्शन है वो यही है, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स दी ब्लैक बोर्ड। तो ये हम कहेंगे दिस इज अ परफेक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। और पोजीशन का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे अगर सीट्स फिक्स कर दी जाएं क्लास में तो हम कहेंगे पोजिशनल ऑर्डर भी है ना। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स में आप देख रहे हैं कैसा है, पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता लेकिन ओरिएंटेशनल ऑर्डर होता है। अच्छा, ओरिएंटेशनल ऑर्डर जो है वो सभी लिक्विड क्रिस्टल्स में देखने को मिलेगा। लिक्विड क्रिस्टल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ओरिएंटेशनल ऑर्डर उनमें होता ही होता है। पोजिशनल ऑर्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए नीमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स की, ये ऐसे लिक्विड क्रिस्टल्स हैं और सिर्फ यही ऐसे लिक्विड क्रिस्टल्स हैं जिनमें कोई ट्रांजिशनल ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ट्रांजिशनल ऑर्डर देखने को नहीं मिलता। मॉलिक्यूल जो हैं वो लंबे रॉड के जैसे होते हैं और देखने में पतले बिल्कुल धागे की तरह से दिखते हैं। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता, यानी ये मॉलिक्यूल्स लेयर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन नॉर्मल लिक्विड्स की तरह से ये फ्लो करते हैं क्योंकि इनकी विस्कोसिटी बहुत कम है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है इसका पैरा एजॉक्सी एनिसोल। इनको हम अलाइन कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये नॉन अलाइंड है ना। ये मॉलिक्यूल ऐसे हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो परफेक्ट अलाइनमेंट इनमें नहीं है, ठीक है, लेकिन इनको अलाइन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख के इनको प्रॉपर अलाइनमेंट दी जा सकती है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्री होते हैं सभी डायरेक्शंस में मूव करने के लिए, और लेकिन लेयर्स में ये फ्लो नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया पैरा एजॉक्सी एनिसोल इसका एग्जाम्पल है। ये पहला सिंथेटिक लिक्विड क्रिस्टल था जो कि बनाया गया था, ठीक है। डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका। अगर आप एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, ये आप बनाएंगे एक एरो ऐसे, ये जो एरो है ये क्या है, ये डायरेक्टर है। डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टर से हम दिखाते हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ पे ओरिएंटेड हैं, इनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है। तो अगर मैंने इस तरह बनाया इसका मतलब सभी मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये उनकी ओरिएंटेशन है, ठीक है। अब लिक्विड क्रिस्टल्स आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके से तो नहीं बना सकते, तो इस तरह एरो बना के आप बनाएंगे ऐसे पतले पतले मॉलिक्यूल्स और इनकी कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो ये हमारे हो गए नीमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं एग्जाम में। दीज आर नीमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, राइट।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? ये सोप के जैसे होते हैं, ग्रीसी होते हैं, है ना। दे आर क्ले या ग्रीसी। मॉलिक्यूल्स जो है वो सिगार शेप्ड हैं। वो कैसे थे? वो थ्रेड लाइक थे, ये सिगार लाइक हैं। मतलब कि न्यूमेटिक पतले थे धागे के जैसे, जबकि ये थोड़ी सी इनकी थिकनेस ज्यादा है, सिगार के जैसे है। लेकिन दोनों ही कैसे हैं? रॉड शेप्ड है, इलोंगेटेड है। ठीक है, ये लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, यानी कि इनका लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और ये नॉर्मल लिक्विड्स की तरह से फ्लो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी विस्कोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होता है। न्यूमेटिक के कंपैरिजन में इनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और विस्कोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब कहाँ बन गई? ये लोअर टेम्परेचर पे बन गए। क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कोई सॉलिड को हम मेल्ट कर रहे हैं और टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, तो कैसा होता है? उसकी विस्कोसिटी घटती रहती है। ठीक है, तो जहां विस्कोसिटी कम है वो कैसे है? स्मेक्टिक है। विस्कोसिटी ज्यादा है, सॉरी, वो स्मेक्टिक है। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, विस्कोसिटी घटती जा रही है, तो लोअर टेम्परेचर पे स्मेक्टिक बनेगा, हायर टेम्परेचर पे न्यूमेटिक बनेगा। तो ये लोअर टेम्परेचर पे बनते हैं। इनके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लेयर्स में फ्लो करते हैं, है ना। दे कैन मूव विद इन द लेयर्स बट नॉट फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। यानी दो मॉलिक्यूल्स एक ही लेयर में इस तरीके से मूव कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव नहीं करेंगे। इनका शॉर्ट रेंज ओरिएंटेशनल और पोजिशनल ऑर्डर होता है। तो न्यूमेटिक में आपने देखा था पोजिशनल ऑर्डर ऑल टुगेदर एब्सेंट है, जबकि यहाँ पे आपको ओरिएंटेशनल ऑर्डर के साथ साथ पोजिशनल ऑर्डर भी देखने को मिल रहा है। दो तरीके के होते हैं ये, स्मेक्टिक ए और स्मेक्टिक सी। एग्जाम्पल देखिए, इथाइल पैरा एजॉक्सी फिनेटॉल। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख रहे हैं ये लेयर्स में, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स लेयर में है, एक ये है, एक ये है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? ये स्मेक्टिक ए है और ये स्मेक्टिक सी है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्टर बना दूं तो ये पैरेलली अलाइंड है डायरेक्टर से, जबकि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़ा सा टिल्टेड हैं, डायरेक्टर की रिस्पेक्ट में थोड़े टिल्टेड है, यानी कोई ना कोई एंगल बना के रख रहे हैं। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्मेक्टिक ए एंड स्मेक्टिक सी। तो इनका डायग्राम आप कैसे बना सकते हो एग्जाम में? इनका डायग्राम जो आप बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा डायरेक्टर हो गया। अगर आप ये वाले मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो आप इनकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे इस तरीके से और लेयर्स में बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। देखिए, ये हमने बनाया डायरेक्टर और थोड़े से थिक मॉलिक्यूल्स और लेयर्स में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं जो ये मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ ये डायरेक्टर के पैरेलली अलाइंड हैं। बिल्कुल सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पैरेलली अलाइंड है। तो ये हो जाएगा स्मेक्टिक ए, है ना। और स्मेक्टिक सी जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे इस तरीके से, डायरेक्टर बनाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा इस तरीके से आप टिल्टेड दिखाएंगे। आप देखिए इनकी थिकनेस जो है वो हम थोड़ी ज्यादा दिखा रहे हैं इन कंपैरिजन टू न्यूमेटिक। तो ये हो जाएगा आपका स्मेक्टिक सी और ये हो जाएगा स्मेक्टिक ए। ठीक है, इस तरीके से आप इनको एग्जाम में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स, या जिनको कायरल नीमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स भी बोला गया है। तो कोलेस्ट्रिक लिक्विड फेज जो है ये किसकी बनी है? ये नीमैटिक मीजोजेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, जिनमें कोई ना कोई कायरल सेंटर होगा। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? कायरल नीमैटिक, क्योंकि ये नीमैटिक जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं लेकिन उनमें कायरल सेंटर होता है, इसलिए इनको कायरल नीमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स भी बोला गया है। कायरल तो आप जानते हैं ना क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। अगर उनके थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट पास कराई जाए तो वो मॉलिक्यूल्स उस लाइट को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, उनको हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स बने हैं नीमैटिक मीजोजेनिक मॉलिक्यूल के, जिनमें कायरल सेंटर देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है? विच प्रोड्यूसेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट फेवर्स अलाइनमेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एट अ स्लाइट एंगल टू वन अनदर।
इसकी वजह से क्या है, ये जो अरेंजमेंट हुआ है इसकी वजह से क्या होता है, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनती हैं, है ना। वो क्या करती हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा टिल्ट करती रहती हैं, उनके बीच में थोड़ा सा एंगुलर टिल्टिंग होती है, ठीक है, एक दूसरे की कंपैरिजन में। ये वाला जो फेज है ये यूजुअली ऑब्जर्व किया गया है कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स में। कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूल है वो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल नहीं है, लेकिन उसके डेरिवेटिव्स जो हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, यानी कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स उनको कहा गया है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स को। इसीलिए इसको कहा जाता है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव से मिलता जुलता है। ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, असेंशियली कायरल हैं, होते ही हैं कायरल, असेंशियली मतलब होते ही हैं। मॉलिक्यूल्स लेयर्स में अरेंज्ड हैं, जैसा कि आपने स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स में देखा था। लेकिन यहाँ पे ये एक इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी है। आप देखिए, ईच लेयर इन कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर वन। हर लेयर जो है वो पहली लेयर के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी टिल्टेड होगी, यानी थोड़ी सी घूमी हुई होगी। एंड हेंस the molecules take one complete turn of 360 degrees to make a helix। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये है एक पेन है इस तरीके से, है ना, ये एक लेयर में सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज है, लेकिन दूसरी लेयर में कैसे होगा, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, उससे नेक्स्ट में ये फिर से टिल्ट हो जाएगा, उससे नेक्स्ट में फिर टिल्ट होगा, फिर टिल्ट होगा, फिर टिल्ट होगा। तो इस तरीके से आप लेयर्स के बीच में जब ऐसे एक लेयर से दूसरी लेयर तीसरी लेयर देखेंगे तो हर लेयर आपको पहली रिस्पेक्ट में टिल्टेड मिलेगी, और ये तब तक चलता रहता है जब तक ये पूरा एक वन कंप्लीट टर्न ना ले ले 360 डिग्री का। जैसा कि आप डीएनए में अगर पढ़ा हुआ है, डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें भी आप देखते हैं पूरा एक हेलिक्स बनता है ना, उसी तरीके से ये है। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये हमारा जो मॉलिक्यूल है इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा टिल्टेड है, फिर ये टिल्टेड है, तो ये मॉलिक्यूल इस तरीके से घूम रहे हैं ये ऐसे, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक अगर मैं देखूं तो ये मॉलिक्यूल पूरा घूम के वापस अपनी उसी शेप में आ गया है, ठीक है। तो यहां इसने ये 360 डिग्री कंप्लीट किया है अपना राउंड। ये डिस्टेंस है डायरेक्टर का। डायरेक्टर क्या है, जो हम इस तरीके से देखते हैं कि ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रही है ना इन मॉलिक्यूल्स में, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक डायरेक्टर का है, this distance, this is known as pitch। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, the distance covered by the director in making one complete turn is known as pitch, ठीक है। तो डायरेक्टर का वो डिस्टेंस जहां पे कि ये मॉलिक्यूल एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री टर्न ले लेते हैं, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ये पिच जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और इसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का भी असर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, ये पहला लिक्विड क्रिस्टल है जो कि आइडेंटिफाई किया गया था। पिच का डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है ये कंप्लीटली घूमते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये पिच होता है। इसको हम वैसे कैसे बना सकते हैं, एग्जाम में कैसे बनाएंगे आप इसको, ये आपने ले लिया डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आप इसी तरीके से जैसा हमने स्मेक्टिक में बनाया था इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये पहली लेयर है, ठीक है, इसमें हमने दिखा दिया कि ये इसका ये डायरेक्शन है। नेक्स्ट लेयर हम इसकी थोड़ी सी टिल्टेड बनाएंगे इस तरीके से, और हमने दिखाया अब ये इस तरीके से अलाइंड है। नेक्स्ट में हमने दिखाया ये फिर से टिल्ट हो गए हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ देयर अलाइनमेंट। अगेन टिल्ट हो गए, अब डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, फिर से टिल्ट हुए, अब डायरेक्शन है अलाइनमेंट की ये, फिर से। तो हर लेयर आप देख रहे हैं, हर लेयर में जो है वो पहले की कंपैरिजन में टिल्ट होती जा रही है, कुछ ना कुछ एंगल से वो टिल्ट हो रही है, और आप देखिए लगातार ये इस तरीके से घूमता जा रहा है, ठीक है। ये हमने बना लिया, और ये अब हम वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ गए जहां से हमने शुरू किया था, ठीक है। इस तरीके से आप ये एग्जाम में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, दिस इज पिच,
है ना, और पिच जो है वो क्या होता है, पिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज द डायग्राम फॉर कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स, जहां पे आपने पिच को भी दिखा दिया। नेक्स्ट है हमारा डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स कौन से होते हैं, इनकी शेप जो है वो कैसी होती है, डिस्क शेप्ड होती है। डिस्क देखिए जैसे ये इस तरीके से ये शेप है, मॉलिक्यूल्स इनके असेंशियली डिस्क शेप होते हैं। डिस्को टिक मिजोजेंस जो है वो कैसे बने हैं, एरोमेटिक कोर सराउंडेड बाय फ्लेक्सिबल एल्काइल चेन्स। तो जैसे आपने वहां देखा था जो हमारे सिंपल रॉड शेप्ड मॉलिक्यूल्स थे, उसमें भी क्या था, अगर मैं कहूं कि ये इस तरीके से रॉड शेप्ड थे तो इसका जो ये सेंट्रल पार्ट है ये कैसा था, एरोमेटिक कोर था, है ना, एरोमेटिक कोर, और ये कैसा था, रिजिड था। लेकिन ये जो थे ये क्या थे, ये फ्लेक्सिबल एंड्स थे, फ्लेक्सिबल एंड्स, और ये क्या थे, एलिफेटिक चेन्स थे। ठीक है, ये था हमारा रॉड शेप में। अब यहाँ देखिए ये जो डिस्क है इसमें भी क्या है, सेंट्रल पार्ट जो है वो रिजिड है और कोने का जो पार्ट है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है। तो ये रिजिड कोर कैसा है, एरोमेटिक। ठीक है, ये और ये जो है ये कैसा है, ये है फ्लेक्सिबल एल्काइल चेन्स है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सराउंड कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये इसको सेंट्रल पार्ट को सराउंड कर रहा है। ये दो तरीके के होते हैं, डिस्कोटिक नीमैटिक फेज एंड डिस्कोटिक कॉलमनर फेज। तो डिस्कोटिक नीमैटिक कैसे होंगे, नीमैटिक में क्या होता था, पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता था, लेकिन कॉलमनर फेज में क्या होता था, कॉलमनर फेज मतलब कॉलम्स, यानी कि इनमें पोजिशनल ऑर्डर होगा, यानी कि ये स्मेक्टिक के जैसे हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कोटिक नीमैटिक बोलते हैं, इसको हम डिस्कोटिक स्मेक्टिक भी बोल सकते हैं, कॉलमनर फेज भी बोलते हैं, डिस्कोटिक स्मेक्टिक फेज भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये डिस्कोटिक नीमैटिक है, इसमें ओरिएंटेशन हमारी यही है ऊपर की तरफ, लेकिन सब कैसे हैं, पोजिशनल ऑर्डर नहीं है। और डिस्कोटिक कोलमनर में आप देख रहे हैं सब में कॉलम्स बने हुए हैं, यानी कि इनकी अलाइनमेंट है ना, इनमें आपको पोजिशनल ऑर्डर भी देखने को मिल रहा है। डिस्क शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैव द टेंडेंसी टू लाई ऑन टॉप ऑफ वन अनदर फॉर्मिंग आइदर डिस्कोटिक नीमैटिक फेज, जहां पे कि डिस्क जो है सिमिलर तरीके से ओरिएंटेड है टू दैट ऑफ द नीमैटिक फेज, यानी कि इनमें पोजिशनल ऑर्डर नहीं है लेकिन ओरिएंटेशनल ऑर्डर है, या फिर कॉलमनर फेज की तरह से अरेंज हो सकते हैं, हैव कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इनमें पोजिशनल और ओरिएंटेशनल दोनों तरीके का ऑर्डर देखने को मिलता है। तो दिस इज द डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स या लायोट्रोपिक मीजोफेजेस जो है ये कैसे होते हैं, सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। ठीक है, लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स दो कंपोनेंट्स के बने हुए हैं, जहां पे कि एम्फीफाइल जो है वो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में। अब एम्फीफाइल क्या होता है, एम्फीफाइल का मतलब होता है जिसमें दोनों तरीके की चीजें होती हैं, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक भी है, हाइड्रोफोबिक भी है ना, दोनों तरीके के नेचर एक ही मॉलिक्यूल में, उसको हम कहते हैं एम्फीफाइल। ठीक है, तो ये एम्फीफाइल जो है ये किस में डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल कैसा है हमारा, एम्फीफिलिक है नेचर में। लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैव हाइड्रोफिलिक पोलर हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। तो इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइड्रोफोबिक टेल है और ये हमारा हाइड्रोफिलिक हेड है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है हमारा सोप का मॉलिक्यूल के जैसे होते हैं ये लाइट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स बिल्कुल, और सोप के मॉलिक्यूल को ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। सोप का क्लींजिंग एक्शन जो आपने पढ़ा था वो एग्जैक्टली हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर मेड बाय एडिंग सॉल्वेंट टू दिस सॉलिड अंटिल क्रिटिकल मीसल कंसंट्रेशन इज रीच्ड। तो यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल्स में सॉल्वेंट को ऐड किया जाता है, कब तक, जब तक कि एक क्रिटिकल मीसल कंसंट्रेशन ना पहुंच जाए। मीसल का मतलब क्या होता है, आपने सोप में पढ़ा होगा, वो होता है कि इस तरीके के गुच्छे बनते हैं, आप इस तरीके से देखा होगा आपने। सॉरी,
ये आप ड्रॉ करेंगे किस तरीके से, यहाँ पे आपको ये ड्रॉ करना है, हाइड्रोफोबिक जो है वो सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा और हाइड्रोफिलिक बाहर। तो यहाँ पे ये इस तरह से बनेंगे। देखिए ये बहुत सारे हमने क्या बनाए हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स बनाए हैं जो कि इकट्ठे हो गए हैं, है ना। सोप का भी आप ऐसे बनाते थे। मीसल क्या होता है, जहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं इस तरीके से। आप देख रहे हो हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो सब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो सब सेंटर की तरफ है। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मीसल। और जब ये इस कंसंट्रेशन पे पहुंच जाए कि मीसल की फॉर्मेशन होने लगे, है ना, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मीसल कंसंट्रेशन, जहां पे मीसल्स की फॉर्मेशन होने लगे, ये गुच्छे में आने लगे मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज रीच्ड ऑन फर्दर एडिशन। अगर हम और भी ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल हमारे फिर लिक्विड फेज में चले जाएंगे। एग्जांपल देखिए, सोप के मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन्स में। टूथपेस्ट, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये सब के सब कैसे हैं, ये लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये एम्फीफाइल है, ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है ना। इन सबको हमने क्या किया, सॉल्वेंट में ऐड किया, तो ये अब हमारा बन गया लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। आप देखो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, टेल्स इनकी सबकी सेंटर की तरफ है, हेड बाहर की तरफ है। तो ये मीसल फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया है, क्रिटिकल मीसल कंसंट्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशंस देखिए लिक्विड क्रिस्टल्स की क्या है। एप्लीकेशंस में लिक्विड क्रिस्टल जो यूज किए जाते हैं वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स में, क्योंकि आपने देखा था ये कायरल हैं। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो है वो कैसे हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स हैं। और उसमें जो पिच है वो कैसी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब रेडिएशंस डाली जाती हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो डिस्टेंस है वो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। डिस्टेंस से कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है रेडिएशंस की, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग को फिर एमिट आउट भी किया जाता है। ठीक है, और जो कलर्ड रेंज में लाई करते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, ये लिक्विड क्रिस्टल्स कलर्ड होते हैं, बहुत ब्राइट कलर्स ये शो करते हैं, जिसकी वजह से इनको हम कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं ये डिलीवरी सिस्टम में भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि क्रीम, ऑइंटमेंट, ट्रांसडर्मल पैचेस। ट्रांसडर्मल पैचेस कौन से होते हैं, जो स्किन के ऊपर पैचेस लगाए जाते हैं, एक्सेट्रा हैव बीन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल। तो आप देख रहे हो कॉस्मेटिक फील्ड में भी इनको यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी इनको यूज किया जाता है। थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल जो है इनको बॉडी केयर कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स को टेम्परेचर बनाने में भी यूज में लिया जाता है। ड्यू टू देयर कलर इफेक्ट, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन नेल पेंट्स, आई शैडोज, जो मैंने अभी आपको बताया भी है। डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स को कहाँ यूज किया जाता है, फोटोवोल्टिक सेल्स में यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स में, एलईडीज में, वहां यूज किया जाता है, मॉलिक्यूलर वायर्स में यूज किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल्स को एलसीडीज में डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है, कैलकुलेटर्स में, रिस्ट वॉचेस में डिस्प्ले के लिए इनको यूज किया जाता है। मेडिकल एप्लीकेशंस में इनकी देखी गई है, यानी कि ये लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी के लिए भी इनको काम में लिया जाता है। ये रेडिएशंस को, एटमॉस्फेयर में अगर कोई रेडिएशंस हैं या पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके लिए भी ये सेंसिटिव होते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए भी हम लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, और इनको हम यूज करते हैं कलर्ड थर्मोमीटर्स में भी। इनको यूज किया जाता है बॉडी में ट्यूमर्स को, वेन्स को, आर्टरीज को, किसी इन्फेक्शन को या फीटल प्लेसेंटा को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इनका जो यूज है वो फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी है, कॉस्मेटिक फील्ड में भी है, थर्मामीटर बनाने के भी काम में आते हैं, डिस्प्लेज में भी इनको यूज किया जाता है। तो n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इनकी यहाँ पे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि स्मेक्टिक और न्यूमेटिक में डिफरेंस बताना है, तो वहां से जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वहां से आपको डिफरेंस भी मिल गया होगा। न्यूमेटिक और स्मेक्टिक में डिफरेंस क्या है, न्यूमेटिक थ्रेड लाइक है, स्मेक्टिक कैसे हैं, वो सिगार लाइक है, यानी कि ये पतले होते हैं, ये थोड़े से कंपैरेटिवली मोटे होते हैं, ये लेयर्स में नहीं मिलते हैं न्यूमेटिक वाले। स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो लेयर्स में पाए जाते हैं। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स को अलाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। ये जो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनमें पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता, सिर्फ ओरिएंटेशनल ऑर्डर होता है, जबकि स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स में पोजिशनल और ओरिएंटेशनल दोनों ऑर्डर देखने को मिलते हैं। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स हायर टेम्परेचर्स पे बनते हैं, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स लोअर टेम्परेचर पे बनते हैं। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स की विस्कोसिटी कम होती है, स्मेक्टिक की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। न्यूमेटिक नॉर्मल लिक्विड्स की तरह से फ्लो करते हैं, स्मेक्टिक नॉर्मल लिक्विड्स की तरह से फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। और आप डायग्राम बनाएंगे दोनों के और दोनों का ही एग्जाम्पल कोट करेंगे। सो दिस इज, आप अगर कंपैरिजन पूछा जाता है तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, एक्सप्लेन व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट एंड एज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन दिस क्वेश्चन आप देखिए 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 और 23, 24 में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन ए, आप जानते हैं 3 सेक्शंस हैं, तो या तो सेक्शन बी में मिल जाएगा या तो सेक्शन सी में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं क्वेश्चंस। तो स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या है हमारा? एलोट्रोप है कार्बन का, यानी कि एलोट्रोप का मतलब क्या है? प्योर कार्बन एटम का ये बना हुआ है। हर एक कार्बन एटम ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? हर कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और 3 बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखते के साथ ही आपके दिमाग में आना चाहिए, हर कार्बन एटम 3 बॉन्ड्स बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम के पास फ्री है। तो ऐसे ऐसे 6 कार्बन एटम्स जो हैं वो जुड़ के क्या बनाते हैं? एक हेक्सागन बनाते हैं। और किस तरीके की बॉन्डिंग कर रहे हैं आपस में? कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। इन हेक्सागन्स में हर एक कार्बन एटम जो है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कार्बन कार्बन डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसमें? 1.42 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये जो बॉन्डिंग हो रही है किसके बीच में हो रही है? कार्बन कार्बन के बीच में ही हो रही है, क्योंकि सब पूरा ग्रेफाइट कार्बन से ही बना हुआ है। चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो हर कार्बन एटम में कैसा है? वो फ्री है, अनपेयर्ड है, और वो मूव कर सकता है विद इन दी लेयर। लेयर का मतलब क्या है? जो हमने देखा ये हेक्सागन्स बन रहे हैं, 6 कार्बन एटम जुड़ के हेक्सागन बना रहे हैं। ऐसे खूब सारे हेक्सागन्स जुड़ के एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, और उस लेयर को क्या बोलते हैं? उस लेयर को कहा जाता है ग्रेफीन। तो इसी लेयर में जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं अपनी लेयर में मूव करने के लिए। अलग अलग शीट्स जो हैं, यानी ग्रेफीन की शीट्स जो हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं? वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज्ड है। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरीके से लेयर्स में अरेंजमेंट है। अलग अलग लेयर्स जो हैं ग्रेफाइट की वो एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस से। और इन फोर्स, ये जो हमारी लेयर्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? इनके बीच का डिस्टेंस होता है 1. पेन चेंज कर लेते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस होता है 1.3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है 1. सॉरी, दिस इज 3.1 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर्स में यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया गया है 0.34 नैनोमीटर्स है, और यहाँ पे है 0.14 नैनोमीटर। ये है हेक्सागन, आप देख सकते हैं ये हेक्सागन्स बने हुए हैं। अलग अलग हेक्सागन्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये बना रहे हैं एक कंप्लीट शीट। इस शीट को क्या कहा गया है? इस शीट को कहा गया है, दिस शीट इज नोन एज ग्रेफीन। जो अभी हमने देखा था पीछे, दिस इज नोन एज ग्रेफीन, पूरी शीट। ठीक है, इसमें ये कार्बन एटम्स हैं, सब कार्बन एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.14 नैनोमीटर्स है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। इस तरीके के शीट्स जो हैं ये लेयर्स में अरेंज्ड हैं। आपस में जो बॉन्डिंग है लेयर्स की वो कैसी है? वंडरवॉल बॉन्ड बने हुए हैं, और इनका डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर है। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर हमारे ग्रेफाइट का। इसी तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे। ग्रेफाइट का प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाता है। अब आप देखिए प्रॉपर्टीज इसकी ग्रेफाइट की कैसा होता है। ये देखने में ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और ग्रीसी, यानी कि काफी चिकना होता है। ये इसका मेटालिक लस्टर है, मेटल की तरह से ये शाइन करता है। एंड इट इज ओपेक टू लाइट, यानी लाइट इसके आर पार नहीं जा सकती।
हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों है हाई मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि कार्बन कार्बन जो है वो जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से और इनको तोड़ने के लिए काफी टाइम लगता है। ठीक है, स्लिपरी है ये नेचर में। स्लिपरी क्यों है ये नेचर में? क्योंकि जो अलग अलग लेयर्स हैं वो कैसे हैं, वो एक दूसरे से वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस से, और ये लेयर्स आपस में एक स्लाइड कर सकती हैं। इसी वजह से ये कैसा है, स्लिपरी है, और इसी वजह से इसको हम ल्यूब्रिकेंट की तरह से यूज करते हैं। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो काफी कम है। वैक्यूम कंडीशंस में भी इसके स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीडाइज नहीं होता है ये। थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल है, इवन डायमंड से भी ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी देखने को मिली है। ग्रेफाइट दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा ग्रेफाइट एंड बीटा ग्रेफाइट। ठीक है, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों है ये अच्छा कंडक्टर? क्योंकि हर कार्बन पे आपने देखा है फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो विद इन दी शीट, विद इन दी ग्रेफीन शीट मूव कर सकता है। इसी की वजह से ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। डेंसिटी इसकी 1.25 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिली है। एप्लीकेशंस देखिए, इसको हम ल्यूब्रिकेंट की तरह से यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी लेयर जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आता है, वाई ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, या वाई ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड ल्यूब्रिकेंट। तो उसका आंसर आप ये एक लाइन में देंगे जिसमें आप कह रहे हैं कि लेयर स्लाइड कर सकती हैं क्योंकि उनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, उनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इस वजह से इसको ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेंसिल लेड्स में इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, स्लिपरी है, और जब हम इसको कागज के ऊपर रब करते हैं तो ये एक काले रंग का निशान उसके ऊपर छोड़ता है, इसलिए हम इसको पेंसिल लेड्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको इलेक्ट्रोड्स की प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है, क्योंकि आप देख चुके हैं ये बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हर कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फिर से 2 नंबर में भी आता है क्वेश्चन, व्हाई ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर इज बिकॉज ईच एंड एवरी कार्बन एटम हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन विच कैन मूव फ्रीली विद इन दी लेयर। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्रूसिबल फॉर मेकिंग हाई ग्रेड स्टील एंड फॉर मेकिंग हाई ग्रेड स्टील। ठीक, इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। मॉडरेटर में भी इसको यूज किया गया है। मॉडरेटर क्या है? मॉडरेटर होते हैं वो जो कि बहुत तेजी से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी इनको यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर। इनकी एक और यूसेज है, इनको कंडक्टिव इंक की तरह से, स्क्रीन प्रिंटिंग में इंडक्टिव कंडक्टिव इंक के तरीके से भी ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। तो ये यूजेस हैं ग्रेफाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, डिस्कस द स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ एलोट्रोप ऑफ कार्बन हैविंग ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन ज्योमेट्री और फ्यूलरीन या C60 जिसको बोलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत पूछा जाता है, इसमें ईयर्स डालने रह गए हैं, अदरवाइज ये भी आप देखेंगे कि रेगुलर हर सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज आप देख सकते हैं चेंज हो जाती है, या तो सीधा सीधा इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिस्कस दी स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूलरीन या C60, या जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन जिसकी ज्योमेट्री है, ऐसे एलोट्रोप का स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन जो ज्योमेट्री है वो किसकी है? वो फ्यूलरीन की है, C60 की है। ठीक है, तो फ्यूलरीन देखिए C60, ये किसने डिस्कवर किया था? ये क्रोटो और स्मॉली ने डिस्कवर किया था। ये भी कार्बन का एलोट्रोप है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको बकी बॉल भी कहा जाता है, या बकमिंस्टर फ्यूलरीन भी कहा जाता है। फ्यूलरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे बने हैं? कार्बन से ही बने हैं, इसलिए कार्बन का एलोट्रोप है, और इसमें सिंगल और डबल दोनों तरीके के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। फ्यूलरीन के स्ट्रक्चर में सिंगल और डबल दोनों तरीके के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। फ्यूलरीन अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे C50, C70, C32, C78 अलग अलग फॉर्म्स हैं। यहाँ पे जो ये नंबर लिखा गया है C50, C70, इसका मतलब क्या है? ये 50 कार्बन एटम्स का मॉलिक्यूल है, ये 70 का है, ये 32 का है, ये 78 का है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम नीचे मेंशन कर देते हैं। अब अगर हम कहते हैं C60, इसका मतलब क्या है? 60 कार्बन एटम्स का जो मॉलिक्यूल है उसको फ्यूलरीन कहा गया है।
ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। The canonical structure C60 has icosahedral symmetry and an electronic structure similar to that of ग्रेफाइट। तो C60 जो स्ट्रक्चर है इसका, उसकी सिमेट्री कैसी है? आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है, यानी कि ज्योमेट्री जो है इसकी कैसी है? आइकोसाहेड्रन ज्योमेट्री है, ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन इसकी ज्योमेट्री है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो ग्रेफाइट के जैसा ही है। इसका मतलब इसमें भी कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें भी हर कार्बन के पास कैसा है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, C60 इज द मोस्ट स्टेबल एंड वाइडली यूज्ड मेंबर ऑफ फ्यूलरीन फैमिली। तो जितने भी आप ये मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड, सबसे ज्यादा वाइडली नोन जो मेंबर है वो क्या है? C60 है। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर फ्यूलरीन का। 60 कार्बन एटम्स का ये बना हुआ है, हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी हर कार्बन एटम फिर से 3 बॉन्ड्स बना रहा है। हर कार्बन एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स एंड हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो है 60 कार्बन एटम्स, ये कैसे हैं? जुड़े हुए हैं आपस में बॉन्ड से। ठीक है, और कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसा आपने देखा था ग्रेफाइट में कैसा बना रहे थे? हेक्सागन बना रहे थे, 6 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े थे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पेंटागन और हेक्सागन। पेंटागन में 5 कार्बन एटम जुड़ेंगे आपस में और हेक्सागन में आपस में 6 कार्बन एटम जुड़ेंगे। तो 12 पेंटागन है और 20 हेक्सागन है फ्यूलरीन C60 में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए स्ट्रक्चर में, नो 2 पेंटागन्स टच ईच अदर, यानी कोई भी 2 पेंटागन एक साथ लाई नहीं करते, यानी कि हर पेंटागन जो है वो हेक्सागन से सराउंडेड है सभी तरफ से, पांचों साइड उसमें क्या लगी हुई हैं? हेक्सागन्स लगी हुई हैं। डायमीटर C60 मॉलिक्यूल का कितना है? 7 एंगस्ट्रॉम है, और इसकी ज्योमेट्री जो है वो कितनी है? ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन या जियोडेसिक डोम। ये आपको याद रखना है, जियोडेसिक डोम या ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन इसकी ज्योमेट्री होती है। हर C60 में 30 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, 60 वर्टिसेस होते हैं और 32 फेसेस होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.45 एंगस्ट्रॉम, 1.45 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसकी लेंथ है 1.38 एंगस्ट्रॉम। हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है और इसको 0 डायमेंशनल कहा, बहुत छोटा होता है, जैसे पेंसिल की नोक जो है उससे आप बिंदी लगाएंगे उसके जितना करीब करीब इसको मानिए, बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है ये। इट हैज टेंडेंसी टू अवॉइड डबल बॉन्ड्स इन पेंटागन्स। तो आप देखिए 30 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन ये सारे डबल बॉन्ड कहाँ देखने को मिलेंगे? हेक्सागन में। पेंटागन में आपको कोई डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूलरीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, फेस सेंटर्ड इसका स्ट्रक्चर है और डेंसिटी जो है ये 1.65 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर है। आप देखो 1 2 3 4 5 ये हमारा पेंटागन है। अब ये पेंटागन इधर 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 सब तरफ से ये हेक्सागन से सराउंडेड होगा। आप देखो 1 2 3 4 5 ये हमारा पेंटागन है, ये पेंटागन है, ये भी पेंटागन है, यहाँ पे ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है, हेक्सागन हेक्सागन, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है। तो इस तरीके से आप देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। ये आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, बीच में एक हेक्सागन बनाइए और उसके चारों तरफ इस तरीके से एक पेंटागन एक हेक्सागन एक पेंटागन एक हेक्सागन इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। ये जो बड़े बड़े गोले आप देख रहे हैं ये क्या है? ये कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, ये क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस आपने देखा ही है कितना है? 1.45 एंगस्ट्रॉम है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है और इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है? 1.45 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फ्यूलरीन। फ्यूलरीन को बनाया कैसे जा सकता है? फ्यूलरीन जो बनती है वो ग्रेफाइट रॉड से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, ग्रेफाइट रॉड्स को हम कहाँ रखेंगे? ग्रेफाइट रॉड्स को इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, यानी हीलियम गैस के चैम्बर में इसको हम रखेंगे और वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी काफी लो होगा, 0.05 से 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसको जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास कराएंगे ग्रेफाइट रॉड्स के थ्रू, तो क्या होता है? ये रॉड्स जो है ये इवेपोरेट होनी शुरू हो जाएंगी और इनसे बनेगा हमारा एक राख के जैसा स्ट्रक्चर जो बहुत ही हल्का और फ्लफी होता है।
वो क्या है, वो फ्यूलरीन सूट है, फ्यूलरीन की राख है, ठीक है। और इस राख के अंदर 5 से 15% फ्यूलरीन रहती है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका सब्लिमेशन करेंगे। ये जो हमारे पास मिक्सचर मिला है फ्यूलरीन का, इसका हम सब्लिमेशन करेंगे। उससे क्या होगा, हमें यहाँ पे प्योर फ्यूलरीन का मिक्सचर मिलेगा, मतलब इम्प्योरिटीज सारी इसमें से खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और इस मिक्सचर में से हमें क्या लेना है, C60 लेना है। फ्यूलरीन मिक्सचर मतलब क्या है, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल C70, C58, 38 जो पीछे आपने देखे थे वो सब है यहाँ पे। इसमें से सिर्फ हमें C60 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्रोमैटोग्राफी के थ्रू इसको आइसोलेट करेंगे। क्रोमैटोग्राफी हम करेंगे एल्यूमिना हेक्सेन को यूज करके। ये इसका डायग्राम है, देखिए ये पूरा एक चैम्बर है, ठीक है। इस चैम्बर में हमने इनर्ट एटमॉस्फेयर रखा हुआ है, यानी कि हमने यहाँ पे हीलियम गैस भरी हुई है। इसके अंदर ये 2 ग्रेफाइट की रॉड्स हमने ले रखी हैं, ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब ये इसके थ्रू करंट पास कराएंगे तो ये रॉड्स जो हैं ये राख में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमें फ्यूलरीन मिल गई, फिर हम इसको आइसोलेट कर लेंगे इस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूलरीन। मस्टर्ड कलर का सॉलिड होता है, और मस्टर्ड यही कलर जो जिस कलर से ये लिखा हुआ है ये मस्टर्ड ही है, मस्टर्ड कलर का ये सॉलिड होता है। और अगर हम इसको बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो ये मजेंटा कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, जिसको हिंदी में रानी कलर बोलते हैं। बेसिकली ये सेमीकंडक्टर होते हैं, लेकिन डोपिंग के थ्रू इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सुपर कंडक्टर्स में। एल्कली के साथ में इसकी डोपिंग करेंगे तो ये सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। पुअर एरोमेटिक नेचर शो करते हैं ये मॉलिक्यूल्स, बहुत टफ होते हैं, थर्मली काफी स्टेबल है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल मतलब जैसे 60 कार्बन का एक मॉलिक्यूल अलग है, ठीक है। तो ये अलग अलग 60 कार्बन के मॉलिक्यूल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट में कार्बन फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह से एग्जिस्ट करते हैं। पेंटागन फ्यूलरीन के जो है ये ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा स्ट्रेन्ड है हेक्सागन की कंपैरिजन में। तो जब भी हम टेम्परेचर बहुत हाई करेंगे तो फ्यूलरीन जो टूटता है वो पेंटागन की साइड से ही जहां ज्यादा स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस होगा, वही टूटेगा। तो पेंटागन स्ट्रेस में रहते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ से स्ट्रक्चर इनका टूटना शुरू होता है। इट इज पॉसिबल टू ट्रैप सम आयंस इनसाइड फ्यूलरीन केज। अब जो ये फ्यूलरीन है, पीछे भी आपने देखा था एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, बॉल के जैसा स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ था। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पिंजरे के जैसा होता है, यानी ये इसकी जो कवरिंग है ये सॉलिड, ये बिल्कुल भरी हुई नहीं है, सिर्फ बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, हॉलो स्ट्रक्चर है पिंजरे के जैसा, है ना। तो इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, इस बॉल की जैसी चीज में हम कुछ भी दूसरा मॉलिक्यूल रख सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू ट्रैप सम आयंस इनसाइड फ्यूलरीन केज और अटैच सम फंक्शनल मॉलिक्यूल्स टू फ्यूलरीन फ्रॉम आउटसाइड, जिसकी वजह से इसको ड्रग डिलीवरी में यूज किया जाता है। Can be compressed to lose 30% of its original volume without destroying the carbon edge structure। इसको जैसे पिंग पोंग बॉल होती है उनको आप कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसको भी आप कंप्रेस कर सकते हैं अपनी वॉल्यूम से। 30% तक ये कंप्रेस हो जाता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टूटता नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशंस देखिए फ्यूलरीन के, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसकी वजह से इसको हेल्थ और पर्सनल केयर एरियाज में यूज किया जाता है। कैटलिस्ट की तरह से भी इसको यूज किया जाता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ये शो करता है। अच्छे ल्यूब्रिकेंट की तरह से यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मैंने आपको बताया बहुत छोटी छोटी बॉल्स के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर होगा लेकिन बहुत छोटा, माइन्यूट। तो मॉलिक्यूलर बॉल बियरिंग्स की तौर से इनको यूज में लिया जाता है ल्यूब्रिकेंट की तरह से। ड्रग डिलीवरी एजेंट की तरह से इनको काम में लिया जाता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हमने कोई और ड्रग रख दी और इसको डिलीवरी के लिए छोड़ दिया। C60 डेरिवेटिव्स एक्ट एज पोटेंशियल इनहिबिटर्स टू HIV। HIV के लिए इनहिबिशन का काम करते हैं। दीज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सुपरकंडक्टर्स, ऑप्टिकल डिवाइसेस में भी इनको यूज में लिया जाता है। इनसे सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स भी बनाई जाती हैं और बैटरीज में भी इनको चार्ज कैरियर की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन नैनो मटीरियल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। Give the approaches used for the preparation of nanomaterials. Give applications of nanomaterials in electronics and medicines.
ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है, ये लेंथी क्वेश्चन भी आ सकता है। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर नैनो मटेरियल्स, हाउ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स वैरी विद देयर साइज, राइट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। ये 22-23 में पूछा गया है और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये 19-20 से लेके 21-22 तक पूछे गए हैं। तो नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, देखिए नैनो मटेरियल्स वो मटेरियल हैं जिनकी कम से कम एक डायमेंशन जो है वो नैनो रेंज में होती है। नैनो मटेरियल्स आर मटेरियल्स विद एटलीस्ट वन एक्सटर्नल डायमेंशन दैट मेजर्स 100 नैनोमीटर्स, यानी नैनोमीटर स्केल पे उसको मेजर किया जा सके, और लेस और विद इंटरनल स्ट्रक्चर्स मेजरिंग 100 नैनोमीटर और लेस, यानी या तो एक्सटर्नल डायमेंशन जो है इनकी ये मेजर करें 100 नैनोमीटर या उससे कम, या जो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनका मेजरमेंट जो है वो 100 नैनोमीटर हो या फिर उससे कम हो, यानी नैनो स्केल पे हो। ठीक है, उनको हम कहते हैं नैनो मटेरियल्स। नैनो साइज देखिए क्या होता है, एक नैनोमीटर जो है वो 10 से 6 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी कि 10 से 9 मीटर। ठीक है, materials reduced to the nanoscale can suddenly show very different properties compared to what they show on macro scale। जो भी मटेरियल को हम नैनो स्केल पे लेके जाते हैं तो नैनो स्केल पे आके उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाती हैं। जो बल्क में मटेरियल था वो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होंगी, उसको जब हम नैनो स्केल पे लेके आएंगे अब उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाएंगी। फॉर इंस्टेंस, जैसा कि ओपेक सब्सटेंसेस बिकम ट्रांसपेरेंट, ऐसा हो सकता है कि बल्क में मटेरियल ओपेक था लेकिन जब हम उसको नैनो स्केल पे लेके आए तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। इसी जैसे कॉपर ये प्रॉपर्टी शो करता है। इनर्ट मटेरियल्स बिकम कैटलिस्ट, नैनो स्केल पे आके कैटलिस्ट की तरह से बिहेव करना शुरू करते हैं, जैसे प्लैटिनम। स्टेबल मटेरियल्स टर्न कंबस्टिबल, कंबस्टिबल मतलब तुरंत आग पकड़ते हैं रूम टेम्परेचर पे भी। एल्यूमिनियम की ये प्रॉपर्टी देखी गई है, स्टेबल होता है वैसे, लेकिन जब हम इसको नैनो स्केल पे ले आएंगे तो ये कंबस्टिबल मटेरियल बन जाता है। सॉलिड्स टर्न इनटू लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, गोल्ड, गोल्ड आप जानते हैं सॉलिड है, ठीक है, लेकिन गोल्ड को जब हम नैनो स्केल पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इंसुलेटर्स बिकम कंडक्टर्स, जैसे कि सिलिकॉन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखने को मिले हैं कि बल्क यानी बड़ी अमाउंट में जब ये मटेरियल है तो इनकी प्रॉपर्टी और है, लेकिन जब हम इनको छोटा 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 करके नैनो स्केल पे लेके आए तो इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। नेक्स्ट देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की और इंजीनियरिंग की जिसमें कि नैनो मटेरियल्स बनाए जाते हैं। किस तरीके से बनाए जाते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ में काम करके उन एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, उनकी डिजाइनिंग की जाती है और उनसे स्ट्रक्चर्स या डिवाइसेस यूज करके उनको बहुत छोटी स्केल पे यानी नैनो स्केल पे लेके आया जाता है। यानी कि एक या ज्यादा डायमेंशन जो है वो उनकी 100 नैनोमीटर्स या उससे कम पे लाके रोक दी जाती है। इसको हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। अब इफेक्ट्स क्या है नैनो साइज के, इफेक्ट्स देखिए क्या क्या है। अब ये चीजें आप लिख सकते हैं कि बल्क से नैनो मटेरियल डिफर कैसे करता है, वो भी यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, साइज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पे। किसी भी चीज की प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज पे, कंपोजिशन पे और उसके स्ट्रक्चर पे। अब अगर हम साइज के साथ छेड़छाड़ करें या उसके स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रॉपर्टीज बदलेंगी, है ना। नैनो साइज क्या करता है, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। कोई भी बल्क मटेरियल है जब हम उसको छोटा 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 करके लाएंगे तो क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे चौक है, चौक को अगर आप चूरा कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसको हम बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया पाउडर्ड फॉर्म में तो सरफेस एरिया बढ़ गया। यानी किसी भी चीज को आप नैनो स्केल पे लेके आते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी सरफेस की एनर्जी बढ़ जाती है। सरफेस एनर्जी बढ़ गई इसलिए वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाता है, उनकी ऑप्टिकल बैंड गैप में भी चेंज आ जाता है ना। Change in electrical conductivity, higher and specific catalytic activity, change thermal and mechanical stabilities, different melting and phase transition temperatures, change in catalytic and chemical reactivities। तो ये सारे changes आपको देखने को मिलते हैं जब भी हम नैनो स्केल पे किसी चीज को लेके आते हैं, उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सब चेंज हो जाती हैं।
देखिए किस तरीके से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं नैनो मटेरियल्स को। दो मेजर अप्रोचेस हैं नैनो मटेरियल को सिंथेसाइज करने की। एक है टॉप डाउन और एक है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच देखिए क्या होता है। टॉप डाउन अप्रोच में बल्क मटेरियल को डिवाइड किया जाता है जिससे कि हम नैनो स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर सकें। इसमें कैसे किया जा सकता है ये, या तो मैकेनिकल मिलिंग यानी मैकेनिकल उसको तोड़ा जाए, या लेजर एब्लेशन, लेजर डाल के उसको उसमें से चीजें जो है वो बाहर निकाली जाए, एचिंग से, स्पटरिंग से एंड इलेक्ट्रो एक्सप्लोजन। तो ये तरीके हैं जिनसे कि हम अपना बल्क मटेरियल को नीचे नैनो स्केल पे लेके आ सकते हैं। आप देख सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच क्या है। ये बल्क मटेरियल है हमारा, इसको हमने पाउडर में कन्वर्ट किया, फिर हम इसको और छोटे स्केल पे लेके आए, ये बन गए हमारे नैनो पार्टिकल्स। तो ये जो है ये हमारी टॉप डाउन अप्रोच है। नेक्स्ट अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है, इसमें हम बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स से काम करना शुरू करते हैं और उनको जोड़ते हैं। उनको तब तक जोड़ते हैं जब तक कि वो नैनो मटेरियल में कन्वर्ट ना हो जाए। यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे एटम्स हैं, इनको हमने जोड़ के थोड़ा बड़ा किया, क्लस्टर्स बन गए। इनको फिर हमने और बड़ा किया तो ये नैनो पार्टिकल्स बन गए। तो हम यहाँ बॉटम अप यानी बहुत छोटे से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ बड़े से हम नीचे आ रहे हैं। तो इसको कहा जाता है टॉप डाउन और इसको कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच। So this approach refers to the building up of a material from bottom, atom by atom, molecule by molecule और cluster by cluster। तो atoms को जोड़ा जा रहा है, फिर clusters को जोड़ा जा रहा है, molecules को जोड़ा जा रहा है। बॉटम अप मेथड कैसे, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सोल जेल मेथड है, फिजिकल वेपर डिपोजिशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन, मॉलिक्यूलर बीम एपिटेक्सी, स्प्रे कन्वर्जन प्रोसेसिंग एंड वेट केमिकल सिंथेसिस, सेल्फ असेंबली। ये प्रोसेस जो है इनको ये हमें डीप में नहीं समझने हैं, ना ही हमें लिखने हैं। हमें सिर्फ ये नाम याद रखने हैं कि ये तरीके हैं जिनसे हम ये बॉटम अप अप्रोच कर सकते हैं। डायग्राम आप इसी तरीके से बनाएंगे, ये एग्जाम में अगर आता है लिखने के लिए तो आप इसी तरीके से ये डायग्राम बना के यहाँ पे दिखा देंगे। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखिए स्मॉल पार्टिकल साइज है, यानी कि 100 नैनोमीटर के जितना या उससे कम है। जैसे जैसे साइज रिड्यूस किया जाता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द सरफेस इंक्रीज। सारे जो एटम्स हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्डर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पिन्स हैं वो कैसी होंगी, बढ़ जाएंगी। जब भी हम बल्क मटेरियल को छोटे स्केल पे लेके आते हैं तो उसमें से जो डिसऑर्डरनेस है वो खत्म होती चली जाती है, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आ जाता है। तो ऑर्डर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पिन जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिज्म वो दिखाने लगेगा, या और जो प्रॉपर्टीज हैं जो ऑर्डर्ड स्पिन्स की वजह से आ सकती हैं वो आने लगती हैं। ठीक है। दूसरा है इंक्रीज रिलेटिव सरफेस एरिया एंड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ये आपने देखा, जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, हम इनको कैटलिस्ट की तरह से यूज करना शुरू कर देंगे। ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज द सरफेस एरिया एज वेल एज सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस। स्पेसिफिक सरफेस फीचर, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स ये डेवलप कर लेता है जो सरफेस एरिया से रिलेट करते हैं। देखिए कैसे, क्रिस्टलाइन नैनो पार्टिकल्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एजेस। एजेस मतलब जहां पे दो जो फेसेस हैं वो मीट करते हैं। ठीक है, एजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन से हैं, 3 और मोर फेसेस कम टुगेदर। जहां पे 2 फेस मिलते हैं वो एज है, जहां पे 3 या 3 से ज्यादा फेस मिलेंगे वो क्या है, वो पॉइंट है। आप कमरे में भी देख सकते हैं, जहां पे 2 दीवारें मिलती हैं वो एज है, और जहां पे 3 रूफ और 2 दीवारें मिल रही हैं वो क्या होगा, वो पॉइंट होगा। 3 फेसेस मिल गए। विच आर मोस्टली द लोकेशन फॉर प्रोनाउंस्ड कैटालिटिक एक्टिविटी। अब यहीं पे कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, कहाँ होती है, एजेस पे या पॉइंट्स पे, और ये बढ़ गए, नैनो स्केल पे आके ये बढ़ गए। सो देयर कैटालिटिक एक्टिविटी कैन बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड थ्रू द सिलेक्शन एंड कंपोजिशन एंड इंडिपेंडेंटली विद साइज। तो आप कैटालिटिक एक्टिविटी को वेरी कर सकते हैं, साइज देखते हुए, उसका सरफेस एरिया देखते हुए आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वांटम साइज इफेक्ट। The energy gap in a semiconductor is proportional to the inverse of square of size। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है, जो बैंड्स के बीच का जो गैप होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ साइज के। ये इफेक्ट जो है ये क्वांटम कन्फाइनमेंट में रिजल्ट देता है। क्वांटम कन्फाइनमेंट मतलब इट इंक्रीजेस द स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स एट द नैनो क्रिस्टलाइट साइज डिक्रीजेस।
एज आएगा यहाँ पे। जैसे जैसे नैनो जो क्रिस्टल्स हैं उनका नैनो साइज डिक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होगा, उनके बीच की जो स्पेसिंग है, जैसे ये एक बैंड है, ये एक बैंड है, बीच में क्या है, ये एनर्जी गैप है, तो ये बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम बल्क से नैनो स्केल पे आएंगे तो अलग अलग बैंड्स का जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड्स डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स एग्जिस्ट। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड्स ना एग्जिस्ट करके अलग अलग एनर्जी बैंड्स एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि सब कुछ जो है वो बड़ा हो गया, फैल गया है। Discrete energy states exist, the difference of which gives rise to absorption of wavelength characteristic of the composition and nanoparticles. अब क्योंकि एनर्जी गैप बढ़ रहा है तो उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब की जाएंगी, इसी की वजह से प्रॉपर्टीज जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, क्वांटम प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, टू मेक फुल यूज ऑफ यूनिक साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम देम, नैनो मटेरियल्स मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ मोनोडिस्पर्स और नियरली मोनोडिस्पर्स नैनो पार्टिकल्स। यहाँ पे बताया गया है कि इनका बेस्ट यूज लेने के लिए नैनो मटेरियल्स का हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा पूरा जिसके साथ भी हम काम कर रहे हैं वो पूरे एक ही तरीके के नैनो मटेरियल से बना होना चाहिए, तब हम उसका बेस्ट यूसेज ले सकते हैं, उससे बेस्ट आउटपुट डिराइव कर सकते हैं। देखिए, फुल यूज अगर हमें करना है साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज का, तो नैनो मटेरियल्स कैसे होने चाहिए, मोनोडिस्पर्स, यानी एक जैसे होने चाहिए, उनका सबका साइज एक जैसा होना चाहिए। जैसे 100 नैनोमीटर है तो 100 का ही हो सारा, ऐसा ना हो कि 100 से 1 सब वेरी कर रहा है। मोनोडिस्पर्स का मतलब यही है। एप्लीकेशंस देखिए नैनो मटेरियल्स की, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में और मेडिकल फील्ड में पूछी गई हैं, लेकिन हम सभी फील्ड्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में किसी भी फील्ड की प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं या ये पूछा जा सकता है अलग अलग फील्ड में इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कीजिए। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी से जो डिवाइसेस बनाई जा रही हैं आजकल वो काफ़ी फास्ट हैं, कॉम्पैक्ट हैं और सस्ती हैं। कॉम्पैक्ट मतलब छोटी हैं लेकिन तेजी से काम करते हैं और कंपैरेटिवली सस्ते हैं। जैसे फ्लैट पैनल टेलीविजन्स जो हैं और कंप्यूटर्स जो हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। आजकल आप देख रहे हैं टीवी और कंप्यूटर कैसे आ रहे हैं, फ्लैट स्क्रीन वाले आ रहे हैं, वो नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से है। नैनो मटेरियल्स जो हैं वो एफिशिएंट सोलर सेल्स बनाने के काम में आती हैं, जिससे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ई पेपर यानी इलेक्ट्रॉनिक पेपर, डिस्प्लेस एंड सनग्लासेस एंड मैप ऑन कार विंडशील्ड्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आप देखिए ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेडिकल फील्ड। यहाँ पे इट प्रोवाइड न्यू ऑप्शंस फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एंड ड्रग थेरेपीज। नैनोबोट्स कैन क्लियर दी ब्लॉकेज इन आर्टरीज। नैनोबोट्स जो हैं ये एक छोटे छोटे रोबोट के जैसे हैं जिनको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये कहीं पे भी अगर ब्लॉकेज है किसी वेन में या किसी आर्टरी में तो ये उसको खोल देते हैं। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इनके थ्रू हम कर सकते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का मतलब ड्रग जो है उसी जगह जाके रिलीज हो जहाँ पे उसका ज़रूरत है। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट अर्ली स्टेज एल्ज़ाइमर्स डिजीज। एल्ज़ाइमर डिजीज जो है ये जनरली ओल्ड एज में देखने को मिलती है, जहाँ पे कि याददाश्त जो है वो बिल्कुल ख़राब होने लगती है, कुछ याद नहीं रहता। तो इसकी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं हम गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के थ्रू। वी कैन प्रिवेंट ब्लाइंडनेस बाय ट्रीटिंग ग्लूकोमा यूजिंग नैनो पार्टिकल्स आई ड्रॉप। ठीक है, ये आंखों का जो ये ग्लूकोमा है इसको ट्रीट करने के काम में आता है। मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन क्विकली एंड इफेक्टिवली सेव इवन encrypted data during a system shutdown or crash, enable resume play features and gather vehicle accident data। तो ये जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, अगर आपका सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया है, एकदम से शट डाउन हो गया है, तो भी ये इफेक्टिवली डेटा को स्टोर कर लेता है और ये फिर से रिज्यूम कर सकता है, मतलब फिर से प्ले कर सकता है फीचर्स को, और व्हीकल एक्सीडेंट डेटा को भी ये गैदर कर सकता है। मेकिंग ये है टेक्सटाइल में नैनो पार्टिकल्स का यूसेज। मेकिंग वाटर एंड स्टेन रिपेलेंट क्लोथिंग, ऐसे कपड़े बनाने के काम में आता है जो वाटर रेजिस्टेंट है, स्टेन रेजिस्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स, मेकिंग स्पिल एंड डर्ट रेजिस्टेंट एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक्स। तो ऐसे फैब्रिक्स जो कि
जिन पे गंदगी नहीं चिपकती है, जिन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जमा नहीं होते हैं। अब आपने वॉल्स भी देखी होंगी, उनके ऊपर इस तरीके के पेंट्स आ गए हैं कि आप उनके ऊपर कुछ अगर गंदगी फेंकेंगे तो वो सब हट जाती है अपने आप ही, मतलब चिपकते नहीं है उससे, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो नैनो मटेरियल्स ही हैं। हाउस होल्ड एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, घर पे कहाँ पे काम में लिया जा सकता है? सेल्फ क्लीनिंग और इजी टू क्लीन सर्फेसेज ऑन सिरेमिक्स और ग्लासेस। नैनो सिरेमिक पार्टिकल्स हैव इम्प्रूव्ड द स्मूथनेस एंड हीट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन हाउस होल्ड इक्विपमेंट सच एज फ्लैट आयरन। जो प्रेस होती है आयरन, उसकी जो सरफेस होता है उसके ऊपर नैनो सिरेमिक पार्टिकल्स की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि वो गर्म होने पे भी कपड़े पे चिपकेगी नहीं। Nanotechnology in space and defense. Nanoporous materials are used to make some special lightweight jackets. Nanoparticles can be injected into material on soldiers' uniform to make the material more durable and to protect soldiers from many different dangers such as high temperatures, impacts and chemicals. तो स्पेस और डिफेंस में भी आप देख सकते हैं नैनो पार्टिकल्स का अच्छा खासा यूसेज होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ऑटोमोबाइल्स में कहाँ यूज किया जाता है? नैनो कंपोजिट्स जो है उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो स्टील से भी ज्यादा बेहतर है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। नैनो पार्टिकल स्प्रे पेंटिंग एंड कैन प्रोवाइड स्मूथ थिन अट्रैक्टिव कोटिंग। जैसे मैंने आपको बताया दीवारों पे भी पेंट्स आने लगे, इसी तरीके से जो स्प्रे से जैसे कार वार के ऊपर पेंट करते हैं उसमें भी इसकी यूसेज देखी गई है। एनवायरमेंट में देखिए क्या हेल्प है? नैनो मटेरियल्स हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नैनो मटेरियल्स बेस्ड सेंसर्स आर यूजफुल इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स, डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिक आयंस, मेटल आयंस, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। एनवायरमेंट में पॉल्यूशन को या पॉल्यूटेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, फ्री रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, वाटर में पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए, टॉक्सिक आयंस को डिटेक्ट करने के लिए इनको काम में लिया जाता है। कॉस्मेटिक्स में देखिए इनका क्या यूज है? जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स जो हैं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जितने भी सनस्क्रीन्स हैं उसमें इनको यूज किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स बेस्ड क्रीम्स आर यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड गिव्स अ स्मूथ अपीयरेंस। अब कहते हैं ना जरा सी क्रीम लो और उसी से पूरी पुताई कर लो, तो ये उसमें यूज किया जाता है। क्रीम्स में बहुत कम अमाउंट लगती है और बहुत स्मूथ अपीयरेंस उसका आ जाता है। नैनो बेस्ड डाई एंड कलर्स आर क्वाइट हार्मलेस टू स्किन एंड कैन बी यूज्ड इन हेयर क्रीम्स और जेल्स। जो नैनो बेस्ड डाई हैं, कलर्स हैं, वो हार्मलेस हैं स्किन के लिए और उनको हेयर जेल्स में या हेयर क्रीम्स में हम यूज कर सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में देखिए मेन एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंडस्ट्री इज द कैटालिटिक प्रोसेस। कैटलिस्ट की तरह से यूज करते हैं इसको, सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है इनकी। यूज्ड इन फ्यूल सेल्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, फोटोलिटिक कन्वर्टर्स एंड फोटो कैटालिटिक डिवाइसेस। तो आप देख रहे हैं कोई भी फील्ड नहीं बची है जिसमें कि इसका यूसेज ना हो। इवन स्पोर्ट्स में भी इनका अच्छा खासा यूज अब किया जा रहा है। डिस्प्लेज में देखिए displays for new TVs, laptop computers, cell phones, digital cameras etc. use organic light emitting diodes या OLEDs। ठीक है, OLED screens जो हैं ये क्या होती हैं? बहुत बढ़िया ब्राइट इमेज देती हैं फ्लैट फॉर्मेट पे और वाइडर व्यूइंग एंगल्स के साथ में। लाइटर वेट होता है इनका, अच्छी पिक्चर डेंसिटी होती है और पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है और लाइफ टाइम इनका ज्यादा होता है, यानी हर तरीके से बेहतर है। नैनो ट्रांजिस्टर्स देखिए, नैनो स्केल ट्रांजिस्टर्स दोज आर फास्टर, मोर पावरफुल एंड इंक्रीजिंगली एनर्जी एफिशिएंट। सस्ते भी होते हैं कंपैरेटिवली। नैनो टेक्नोलॉजी इन एनर्जी, सोलर पैनल फिल्म्स जो हैं वो नैनो पार्टिकल से बनती हैं जिनकी वजह से वजन कम रहता है। फ्लेक्सिबल सोलर सेल्स होती हैं। हाइड्रोजन स्टोरेज में भी यूज किया जा रहा है। नैनो ट्यूब्स को हाइड्रोजन फ्यूल को स्टोर करने के काम में लिया जाता है। तो ये थे एप्लीकेशंस हमारे नैनो मटेरियल्स के। सो यू कैन सी इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ नैनो मटेरियल्स का यूसेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली मेथड फॉर प्रिपेयरिंग दी नैनो पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन दोनों ही हमारे AKTU में आए हुए हैं और विद इन 3 to 4 ईयर्स ही आए हैं ये।
Molecular self-assembly is a technique for creating nanomaterials in which molecules spontaneously arrange themselves into the necessary structures without the need for outside assistance. इसमें ये बताया गया है मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप ही इकट्ठे होके अपने आप को अरेंज करते रहते हैं, असेंबल करते रहते हैं। इसमें किसी भी एक्सटर्नल असिस्टेंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो अपने आप ही क्लस्टर होते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। जो भी नेसेसरी स्ट्रक्चर है वो जुड़ के अपने आप उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ये अप्रोच जो है इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स द डेलिबरेट सिलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी टू इंटरैक्ट एंड ऑर्गेनाइज इन सर्टेन वेज एट नैनो स्केल। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें सिलेक्शन जो किया जाता है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत देखभाल के किया जाता है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सके, अपने आप को जोड़ सके और नैनो स्केल पे अपने आप को ला सकें जोड़ के। These molecules assemble into nanoscale designs by adjusting molecular interactions including hydrogen bonding, van der Waals forces और electrostatic attractions। तो ये जो molecules हैं ये आपस में जुड़ते हैं और इंटरैक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। किस तरीके की इंटरैक्शंस हैं, बॉन्डिंग है, उसमें आप ये देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हो सकते हैं या van der Waals फोर्सेस भी हो सकती हैं या कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस इनके बीच में डेवलप हो जाती है। ये जो प्रोसेस है बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, वेयर वेरिएबल्स लाइक कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर में बी चेंज्ड। तो मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर से ऐसा हो सकता है जो ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है जहाँ पे कि ये प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर और कंसंट्रेशन जो है वो चेंज कर दी जाए, लाइक इन अ सॉल्यूशन की तरीके से। रिजल्टेंट जो नैनो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी एग्जैक्ट शेप होती है और एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट आर सूटेड फॉर अ रेंज ऑफ यूजेस इन डिसिप्लिन सच एज मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये सब कुछ बहुत ध्यान से किया जाता है, ध्यान में रख के किया जाता है कि हम किस पर्पस के लिए ये मॉलिक्यूलर असेंबली क्रिएट करना चाहते हैं। उसको देखते हुए हम अपना मटेरियल सेलेक्ट करते हैं और वो मटेरियल्स जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसको सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल कंसंट्रेशन, सूटेबल प्रेशर के एनवायरनमेंट में रखते हैं और वो मॉलिक्यूल्स फिर अपने आप ही काम करना शुरू कर देते हैं, अपने आप जुड़ना शुरू कर देते हैं, अपनी असेंबली बनाना शुरू कर देते हैं और जो डिजायर्ड स्ट्रक्चर है हमारा उसमें वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर कार्बन नैनो ट्यूब्स, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होती हैं, ये भी नैनो मटेरियल्स ही हैं, लेकिन ये कैसी होती हैं, ये पतली पतली लंबी ट्यूब्स की फॉर्म में होती हैं। देखो जैसे आपने ग्रेफाइट में देखा था ग्रेफीन, ग्रेफीन क्या होता है, ग्रेफाइट की एक लेयर है। इस लेयर को अगर हम इस तरीके से फोल्ड कर दें, है ना, रॉड शेप में, इसको हम एक ट्यूब की फॉर्म में शेप दे दें तो ये कार्बन नैनो ट्यूब कहलाती है। तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत कम है। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स आर लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर कार्बन, दोज आर लॉन्ग एंड थिन एंड शेप्ड लाइक ट्यूब्स अबाउट 1 to 3 नैनोमीटर इन डायमीटर, बहुत छोटा डायमीटर है, एंड हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ नैनोमीटर लॉन्ग, लंबाई इनकी 1000 नैनोमीटर तक भी जा सकती है। इनको हम कहते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेट एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड ऑल्सो गिव ग्रीन सिंथेसिस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैरासिटामोल। ग्रीन केमिस्ट्री या सस्टेनेबल केमिस्ट्री देखिए पहले क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ केमिस्ट्री फोकस्ड ऑन डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स and processes that eliminate or minimize the use and generation of hazardous substances। तो ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा एरिया है केमिस्ट्री का जिसमें कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फोकस करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में जो कि मिनिमम एनर्जी ले और जो बन के आए वो बहुत ही ना के बराबर हार्मफुल हो, हार्मलेस केमिकल्स हम बनाते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। ग्रीन केमिस्ट्री में द रिएक्टेंट्स टू बी यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस आर चोजन इन सच अ वे दैट द yield of the end product is up to 100%। तो इस तरीके के रॉ मटेरियल्स चूज किए जाते हैं जिससे कि वेस्टेज कम से कम हो, बाय प्रोडक्ट्स कम से कम बने, मतलब 100% यील्ड हमारी मिले, ऐसा फोकस करके हम अपने रॉ मटेरियल्स को सेलेक्ट करते हैं। दिस प्रिवेंट्स और लिमिट्स केमिकल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसमें से एक ये है कि इस तरीके से केमिकल पॉल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट में नहीं होता।
प्रिंसिपल्स देखिए ग्रीन केमिस्ट्री के कितने हैं, 12 प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे 5 पूछे गए हैं, लेकिन हम 12 के 12 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। Preventing the formation of waste products is always better than that to clean up waste after it is formed। तो हम इस तरीके से प्रोड्यूस करें अपना मटेरियल जिसमें कि वेस्ट का प्रोडक्शन कम से कम हो। बेहतर है कि वेस्ट प्रोड्यूस ही ना किया जाए, बजाय कि प्रोड्यूस हो और फिर उसकी सफाई की जाए। नेक्स्ट इज एटम इकोनॉमी। The synthetic method should be designed to maximize the incorporation of all the materials used in the process into the final product। मतलब एटम इकोनॉमी का मतलब क्या है, जो भी चीज़ें हमने सेलेक्ट की हैं, जो रॉ मटेरियल सेलेक्ट किया है, वो पूरा कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। इकोनॉमिकली हमें चलना है। एटम इकोनॉमी का मतलब है जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमने सेलेक्ट किए उन सबको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि हमारा यील्ड जो है वो 100% हो, मैक्सिमाइज हो जाए सभी मटेरियल का इनकॉर्पोरेशन। अवॉइडिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डस केमिकल्स। Synthetic methodologies should be designed to use and generate substances that are less or non-toxic to human health and environment। तो हमें इस तरीके से काम करना है ग्रीन केमिस्ट्री में कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, हैजार्डस केमिकल्स हैं, वो ना बने। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। ये भी वही है कि केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरीके से डिजाइन करने हैं कि हमें डिजायर्ड रिजल्ट तो मिले, जो हम बनाना चाहते हैं वो बने, लेकिन टॉक्सिसिटी उसमें ना हो। सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज, जो हम ऑक्सिलरी या सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, वो कैसे होनी चाहिए? अगर यूज किया जा रहा है तो क्या होना चाहिए? वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, एनवायरमेंट के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम जो है वो मिनिमाइज कर देनी है हमने टू दी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। सिंथेटिक मेथड जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और प्रेशर पे किया जाए जिससे कि सराउंडिंग्स को कोई हार्म ना हो। कंट्रोल्ड टेम्परेचर, कंट्रोल्ड प्रेशर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। ऐसे रॉ मटेरियल्स हम यूज करें जो कि रिन्यूएबल हों, नॉन रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स को हम यूज ना करें। रिड्यूस डेरिवेटिव्स, अननेसेसरी यूज ऑफ डेरिवेटिव्स जैसे कि ब्लॉकिंग ग्रुप्स हैं, प्रोटेक्शन है, डी प्रोटेक्शन है, टेम्परेरी मॉडिफिकेशन केमिकल का या कोई भी फिजिकल प्रोसेस, उसको हम यूज ना करें। मस्ट बी अवॉइडेड वेयर एवर पॉसिबल। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कैटालिसिस। तो कैटलिस्ट का हम प्रयोग करें जिससे कि चीज़ें जो हैं वो जल्दी हमें मिल जाएं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, कम टाइम लगेगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस in the process, the use of chemical catalyst and catalytic reagents must be advocated। मतलब यूज करना चाहिए, क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो ना सिर्फ टाइम कंजम्पशन को कम करता है बल्कि एनर्जी कंजम्पशन को भी रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका डिजाइनिंग द केमिकल्स फॉर डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? टूटना स्मॉलर पार्टिकल्स में, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होने चाहिए? वो सेल्फ डिग्रेड हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए। पॉलीथीन की तरीके से नहीं होने चाहिए कि नॉन डिग्रेडेबल हो। Chemical products should be designed that at the end of their function they do not persist in the environment and break down to the non-toxic substances। तो जब उनका यूसेज हमने कर लिया, जो भी केमिकल हमने बनाए हमने उनको यूज कर लिया, फिर क्या होना चाहिए? वो अपने आप डिग्रेड हो जाए नेचर में, टॉक्सिक सब्सटेंसेस की तरीके से पड़े ना रहे। रियल टाइम एनालिसिस फॉर प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन। जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं या जो भी एनालिटिकल मेथड हम अपना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? वो रियल टाइम इन प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल उसमें हो। ठीक है, ऐसा प्रोसेस हमें देखना है जिसमें कि हम रियल टाइम मॉनिटरिंग या कंट्रोल उसका कर सकें। एंड लास्ट प्रिंसिपल, 12वां प्रिंसिपल है इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेफ केमिस्ट्री फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर that the substances that are used in processes are safe to use. This can help prevent certain workshop accidents such as explosions and fires। तो ये आप समझ ही रहे हैं कि हमें ऐसे सब्सटेंसेस यूज करने हैं, ऐसे प्रोसेस यूज करना है जो कि सेफ है यूसेज के लिए, जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पैरासिटामोल।
ये हम दो तरीके से सिंथेसाइज करना सीखेंगे, कन्वेंशनल मेथड एंड ग्रीन मेथड। कन्वेंशनल मेथड से देखिए पैरासीटामोल कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। पैरासीटामोल को और क्या कहा जाता है, एस्टामिनोफेन भी इसको कहा जाता है पैरासीटामोल को। तो आप देखिए पैरासीटामोल की सिंथेसिस में सबसे पहला स्टेप जो है वो नाइट्रिक एसिड ऐड किया जाता है फिनॉल में। ये फिनॉल का मॉलिक्यूल है, बेंजीन में OH ग्रुप लगाया है, इसमें हमने क्या ऐड किया है, नाइट्रिक एसिड ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हमने नाइट्रेशन किया है। तो नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू फिनोल। फिनोल क्या होता है, फिनोल में नाइट्रेशन होता है जिसकी वजह से क्या बनेगा, नाइट्रोफिनोल बनेगा। पैरानाइट्रोफिनोल और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल दोनों प्रोडक्ट्स हमारे बनाएंगे और आगे जो हम काम करेंगे वो किससे काम करेंगे, पैरानाइट्रोफिनोल से, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फिनोल का मॉलिक्यूल है, इसमें हमने HNO3 और H2SO4 ऐड किया, नाइट्रेशन किया। नाइट्रेशन की वजह से क्या होता है, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कहाँ कहाँ लगा है, पैरा पोजिशन पे और ऑर्थो पोजिशन पे। OH की रेस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा, पैरा। ये ऑर्थो पोजिशन, ये पैरा पोजिशन, तो दोनों पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये है पैरा नाइट्रोफिनोल। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू अमीन ग्रुप। जो हमारा NO2 ग्रुप है उसको हम रिड्यूस कर देंगे अमीनो ग्रुप में, और किसके साथ हम काम कर रहे हैं, पैरानाइट्रोफिनोल के साथ में। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप का प्रोडक्ट था पैरानाइट्रोफिनोल, इसका हमने रिडक्शन किया है, रिडक्शन किया है हमने NH2OH यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं NO2 ग्रुप की जगह हमारा क्या आ गया, NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप आ गया। इसका नाम था पैरानाइट्रोफिनोल, इसका नाम है पैरा अमीनोफिनोल। स्टेप 3 में देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे। पैरा अमीनोफिनोल जो हमारा है उसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में हम रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। आप देखो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना था सेकेंड स्टेप में पैरा अमीनोफिनोल, इसकी रिएक्शन हमने कराई है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। एसिटिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल क्या होता है, आप देखिए CH3COOCH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ में जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, ये जो है इसका नाम है CH3COONA, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा NH2 ग्रुप जो है ये हमारा कन्वर्ट हो गया NHCOCH3 में, और इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है पैरासीटामोल। तो ये कन्वेंशनल मेथड था। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल बाय ग्रीन रूट। ग्रीन केमिस्ट्री में जब हम सिंथेसाइज करते हैं पैरासीटामोल को तो कैसे सिंथेसाइज करेंगे। अब यहाँ पे आप स्टेप 1 में देखिए फिनोल जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HF। क्या होता है यहाँ पे, एसाइलेशन रिएक्शन चलती है और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये देखिए फिनोल हमने लिया, इसकी रिएक्शन हमने कराई है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये मॉलिक्यूल जो है हमारा, आप देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये ब्रेक हो गया, तो ये CH3CO जो है ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे पैरा पोजिशन पे, तो ये बन गया हमारा 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। स्टेप 2 में देखिए रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन गिव्स ऑक्साइम्स। ये हमारा थर्ड स्टेप है, सेकेंड स्टेप है। 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोऑक्साइन। ये जो हमारा बना था जिसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, दिस मॉलिक्यूल दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट स्टेप 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, इसकी रिएक्शन हमने कराई NH2OH के साथ में। तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ऑक्साइम ग्रुप में, डबल बॉन्ड NOH में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला ग्रुप। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोऑक्साइम। ये कीटोऑक्साइम ग्रुप है हमारा, C डबल बॉन्ड NOH, इसको कहते हैं कीटोऑक्साइम। नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं थर्ड स्टेप में ऑक्साइम जो है जो हमारा बना था वो एसिडिक मीडियम में यानी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में बेकमैन रीअरेंजमेंट अंडर को करेगा और प्रोड्यूस करेगा सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स।
बेकमैन रीअरेंजमेंट ऑफ द अबव कीटोऑक्साइम गिव्स पैरासिटामोल। अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारा प्रोडक्ट बना था प्रीवियस स्टेप में, कीटोऑक्साइम जो बना था, इसको हमने रिएक्शन कराया CF3COH की प्रेजेंस में, और यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट हुई इस मॉलिक्यूल में उसको कहा जाता है बेकमैन रीअरेंजमेंट। यानी कि ये जो ग्रुप था हमारा ये रीअरेंज हुआ है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से रीअरेंज हुआ है। ये जो यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड है ये यहाँ से टूट के ये बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनेगा। आप देखो ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुई है, और CCH3 तो है ही, लेकिन ये ऑक्सीजन कार्बन के पास जाएगा, ये इस तरीके से कीटोनिक ग्रुप में कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो रीअरेंजमेंट हुई है यहाँ पे इसको कहा जाता है बेकमैन रीअरेंजमेंट। इसकी वजह से बन गया ये हमारा पैरासिटामोल। तो दिस वाज द ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासिटामोल। एक और जो हमारा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने के लिए आता है जो हमारे सिलेबस में है लेकिन अभी तक ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, वो है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड को हम किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं, दोनों कन्वेंशनल मेथड और ग्रीन मेथड से। तो ये भी एक बार देख लेते हैं। कन्वेंशनल मेथड टू सिंथेसाइज एडिपिक एसिड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से सिंथेसाइज किया जाएगा। पहला स्टेप देखिए, बेंजीन इज हाइड्रोजनेटेड यूजिंग निकल एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट टू गेट साइक्लोहेक्सेन। यानी बेंजीन का हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन किसके थ्रू कर रहे हैं, निकल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज करके। तो यहाँ से जितने भी डबल बॉन्ड्स थे, 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, तीनों डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये हमारा बन गया साइक्लोहेक्सेन। देखिए ये है बेंजीन, ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे हमारा बन गया है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस साइक्लोहेक्सेन का हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया कोबाल्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे कार्बन के साथ में ये ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो गया, यानी कार्बोनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन में। तो ये क्या बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेनोन। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज साइक्लोहेक्सेनोन। और इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ में, फिनॉल के साथ में, सॉरी साइक्लोहेक्सेनोल के साथ में। ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड्स नहीं है, बेंजीन नहीं है ये। तो यहाँ पे साइक्लिक 6 कार्बन की रिंग है, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। यहाँ पे हमने साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन कराई है साइक्लोहेक्सेनोल से। तो यहाँ पे हमारा ये बना है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला देखिए ये होता है COOH CH2 होल 4 COOH, ये आपका एडिपिक एसिड है। अगर आपको इस तरीके से लिखना नहीं आता है तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। और साथ में बना है N2O। तो ये जो स्टेप्स में चलती है, ये पहला स्टेप ये है आपका, सेकंड स्टेप ये है और थर्ड स्टेप ये है। तो ये स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी गई है। पहले स्टेप में बेंजीन हाइड्रोजनेट किया गया है, निकल एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करके साइक्लोहेक्सेन बना है हमारा। फिर साइक्लोहेक्सेन को ऑक्सीडाइज किया गया है कोबाल्ट कैटलिस्ट के साथ में टू अ मिक्सचर ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन एंड साइक्लोहेक्सेनोल। ये दोनों चीजें हमारी बनी हैं। स्टेप 3 में साइक्लोहेक्सेनोन और साइक्लोहेक्सेनोल को फिर कन्वर्ट किया गया है एडिपिक एसिड में, यूज किया गया है यहाँ पे अमोनियम वेनेडेट एंड नाइट्रिक एसिड को कैटलिस्ट की तरीके से। ये आप देखिए ये इस तरीके से सिंथेसिस है एडिपिक एसिड का कन्वेंशनल मेथड से। अब आप देखिए ग्रीन मेथड से कैसे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं एडिपिक एसिड को। ये भी किया जाता बेंजीन से ही है, नहीं ये ग्लूकोज से किया जाएगा। ये किया जाएगा फ्रॉम ग्लूकोज। देखिए
हमने शुरुआत की है यहाँ पे ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सब जानते हैं C6H12O6। इसको बैक्टीरिया की प्रेजेंस में फर्मेंट किया गया है। यह है ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जो है इसको कन्वर्ट कर देता है सिस म्यूकोनिक एसिड में। सिस म्यूकोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं, कॉर्नर पे COH ग्रुप्स हैं। तो इसको अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहेंगे या स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा COOH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं और हर एक कार्बन एटम के पास में एक एक हाइड्रोजन एटम होगा। तो ये है स्ट्रक्चर हमारा सिस म्यूकोनिक एसिड। और क्या लिख सकते हो आप इसकी जगह, अगर आपको ये याद नहीं रहता है फॉर्मूला लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा COOH और इधर भी COOH। तो देखिए CH कितनी बार है, 4 बार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH होल 4। ठीक है, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं बस। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि आप इस तरीके से इसको लिख लें। फिर आगे हमने क्या किया है, इसको बस रिड्यूस किया है। इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो ये हमारा एडिपिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका ये किया है रिडक्शन, प्लैटिनम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में 3 से 4 एटमॉस्फेयर पे इसको रिड्यूस किया है। ये कन्वर्ट हो गया हमारा एडिपिक एसिड में। और जैसे मैंने आपको कहा था एडिपिक एसिड का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं COH CH2 होल 4, 4 बार CH2 है और ये हो गया हमारा COH। ये है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। Alternative feedstock in the synthesis of adipic acid is dextroglucose। ये जो ग्लूकोज है ये डेक्स्ट्रोग्लूकोज है, ये म्यूकोनिक एसिड में कन्वर्ट किया गया है ई कोलाई यूज करके और फर्दर उसको हाइड्रोजनेट किया है एडिपिक एसिड में यूजिंग हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज द ग्रीन रूट सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड। सो दिस कवर्स योर एंटायर फर्स्ट यूनिट। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस AKTU में आए हुए हैं, लगातार पूछे जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर भी मिला है और आपको इसके PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए, वीडियो देखिए, समझिए चीज़ों को, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।